एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर, एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक। और इसी के साथ साथ दिस इज अगेन एन ईजी चैप्टर। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये शॉर्ट चैप्टर है एज कंपेयर टू लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है वो। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, वो अपने आप में अलग अलग चैप्टर्स हैं। दिस इज अगेन अ शॉर्ट चैप्टर। यहाँ पर लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो हमको पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट पार्ट जहाँ पर आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, बहुत ही आसान पार्ट होता है। उसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान चैप्टर है मैं कहूँगा। मतलब इसमें थोड़ी सी थ्योरी है पढ़ने लायक, बाकी ये चैप्टर आसान है, इतना मतलब लोड लेने लायक इसमें कुछ नहीं है। अगेन यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन, जहाँ पर आप इंश्योर कर सकते हो कि पूरा नंबर आ जाए। और ये जो दोनों पोर्शन है अगेन आज हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक। अब यार इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये नोट्स जो है आपके आईपैड पर बनाए गए हैं, साथ ही साथ में आपके एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इन नोट्स के बाद में नोट्स में ही अटैच्ड आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये यार आपके पिछले 10 साल के इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक। और इसमें आपके पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ऑफ कोर्स पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज ही होंगे भैया, सही बात है तुम्हारी। बट यहाँ पर ये जो पीवाईक्यूज है वो पिछले 10 साल के 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटैच देखने को, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट्स है लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, और नोट्स के अंदर ही आपके इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हाँ, इस चैप्टर की एक फ्री क्विज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, वो जाकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पर आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में यार, साथ ही साथ में एक डीपीपी भी अपलोड होगी, डीपीबी भी अपलोड हो चुकी है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो डीपीपी जो है उसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ में उसके जो सोल्यूशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक। अब टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा डाउट है जो कि आपको इंस्टेंटली पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पहली बात तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम पर यार मैं एकदम से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे स्टोरी में टैग कर सकते हो, ठीक। आप मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग कर सकते हो इफ यू फील दैट यू हैव टू आस्क समथिंग, जो कि काफ़ी अर्जेंट है, तो आप मुझे स्टोरी में टैग कर सकते हो। साथ ही साथ में जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितनी भी लिंक्स शेयर करना होती है मुझे, वो सारी की सारी पहले इंस्टाग्राम पर जाती है, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, लिंक नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड फॉलो मी ओवर देयर, ताकि आपको जो अपडेट्स है वो मिल जाए, प्लस सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली लेट अस स्टार्ट दी चैप्टर। यहाँ पर यार व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मतलब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज दैट प्रोसेस जो कि हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने न्यूट्रिशन जाना, डाइजेशन जाना, रेस्पिरेशन जाना, एक्सक्रीशन जाना, ठीक। अब हम जानने वाले व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ओके। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो, कुछ प्रोसेसेस यार केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होती है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होती, ये चीज़ आप एनिमल्स में भी देखते हो, ठीक है। ऑल्दो वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स, बट स्टिल आप एनिमल्स में भी देखते हो, आप डॉग्स में देखते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ यार एक और मोड होता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां पर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है, उन दोनों का एक बच्चा हुआ, सो दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उन दोनों ने रिप्रोड्यूस किया और एक जो ऑफस्प्रिंग आया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक। तो ये क्या है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको एसेक्सुअल कहते हैं, ठीक। तो सेक्सुअल में यार दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, हाँ, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल के अंदर जो है वो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले हमने क्या समझ लिया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, बेसिक डेफिनेशन कि भैया इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाँ,
नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। बिल्कुल सही बात है, हमको पता है यार पॉपुलेशन कितनी है, राइट? तो हम ये चीज़ जानते हैं कि ओल्डर जनरेशन भी है, नई जनरेशन भी है, और आगे और फ्यूचर जनरेशन आएंगी, ठीक है? तो ये रिजल्ट किस चीज़ का? ये रिजल्ट है रिप्रोडक्शन का। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने बात कर ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि टाइप्स कौन से होते हैं। तो अगेन यार, रिप्रोडक्शन हमको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू फॉर अस। अभी हमको ये समझना पड़ेगा यार कि दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जब आपके सामने दो मोड आपको दिख रहे हैं, है ना, लेकिन ऑफ कोर्स सर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करेंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे। चॉइसेस नहीं होती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझ सकते हैं। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझ सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा की बात हम करेंगे जब हम फिजन की बात करेंगे ना, आएगा अभी, चिंता मत करो। तो कैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इट कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी। बिल्कुल भाई, लेस टाइम भी कंज्यूम होता है और लेस एनर्जी भी कंज्यूम होती है, क्योंकि ये एक ही पेरेंट से हो रहा है, किसी दूसरे पेरेंट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एक सिंगल पेरेंट है, वही रिप्रोड्यूस कर रहा है और वही नई ऑफस्प्रिंग बना रहा है, ठीक। तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और दूसरा एनर्जी लॉस भी कम होता है, कम एनर्जी कंज्यूम होगी, राइट। बहुत बढ़िया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन व्हिच डजंट लीड टू इवोल्यूशन। अब सोचो जरा यार, जब दो पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग हो रहा है तो वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक ही पेरेंट की, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल उसी पेरेंट की तरह होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। बहुत ही कम चांसेस है कि कुछ वेरिएशन आ जाए। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो चांसेस है कि वेरिएशन आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो यार एसेक्सुअल के केस में जब ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरा कोई चांस ही नहीं है कि दूसरे कोई ट्रेड या फिर दूसरा कोई कैरेक्टर आ जाए। वो पेरेंट एक है, उससे ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल सेम होगा पेरेंट की तरह। पाइप समझ आ रहे हो ना तुमको? पाइप समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन, वेरिएशन काफी कम होता है। एंड अगेन वेरिएशन कम है तो इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक, इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका अब हम और बेटर डिफरेंस समझेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में, ठीक है। ओके, तो ये आपका एक डिफरेंस है, क्विक डिफरेंस बिटवीन योर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो यार यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजेस टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया पता है हमको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वन इंडिविजुअल। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वेरी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। हमको पता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। और हमको ये पता है यार, जो हम जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम काफ़ी सालों से काफ़ी सालों से इवॉल्व होते आए हैं, ठीक। तो हमारी जो ह्यूमंस की स्पीशीज अभी जो हम हैं, होमो सेपियंस जो हैं, ठीक है, ये काफ़ी इवॉल्व होते हुए आई है, ठीक। अगर आप हज़ारों साल पहले की ह्यूमंस देखो कि शायद थोड़े से अलग थे, हम इवॉल्व होते आए हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। लेकिन एसेक्सुअल के केस में वो चीज़ें बहुत कम होती है, क्योंकि पेरेंट ही एक है। जब पेरेंट ही एक है तो वेरिएशन आने के चांसेस ही नहीं है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वेरी फ्रॉम वन जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स रिमेन्स द सेम। ओके, इट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, लेकिन जब एसेक्सुअल की बात करेंगे, इट्स रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज इज मिनिमम, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं यहाँ पर वेरिएशन आने के। सारी की सारी चीज़ें घूम फिर के दो पेरेंट और एक पेरेंट पर आकर रुकती है, ठीक। तो अगर तुमको कभी भी कंफ्यूजन हो, एसेक्सुअल एक पेरेंट, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन कम आ रहा होता है, सेक्सुअल दो पेरेंट्स, ठीक। बहुत बढ़िया। अब हम आगे, ये तो हमारी बात हो गई। अब यार इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, ठीक है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइप्स हैं ये आपकी सिलेबस के अंदर भी, और साथ ही साथ में ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि यार हमको ज्ञान देते हैं कि भाई सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स के हैं और कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। गजब है भैया, हाँ भैया गजब तो है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की कि फिजन क्या होता है। ऑलराइट, यहाँ पर यार अगर तुमको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल डिविजन और fission leads to the creation of new individuals. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division.
इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेस। बेसिकली यार फिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक सेल जो है वो दो में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बाइनरी फिजन दो में ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज जब एक जो है वो दो में ब्रेक हो जाता है देन इट इज बाइनरी फिजन। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म जो है या फिर एक सेल तुम कह लो जो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है, उस केस में उसको हम कह रहे होते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। साउंड्स वेरी इजी। बाइनरी भैया बाइनरी 1 1 से 2, ठीक है, मल्टीपल भाई 1 से बहुत सारे, ठीक, बहुत बढ़िया। अब अमीबा जो है यार, अमीबा जो है ये हमारा अमीबा है, दिस इज आवर अमीबा। अमीबा फॉलोज बाइनरी फिजन। यहां पर तुम एक चीज देख सकते हो, बेसिकली ये अमीबा है, ठीक है, दिस इज योर अमीबा, ठीक है, दिस इज दी अमीबा। ये ऑमलेट जैसा लग रहा है जानता हूं मैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा यार, धीरे धीरे जब हमको पता है कि यार अमीबा जो है वो अब धीरे धीरे दो में ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, लेकिन ये फॉलो करता है बाइनरी फिजन, है कि नहीं, ये फॉलो करता है बाइनरी फिजन, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये दो में ब्रेक होने वाला है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये दो डॉटर न्यूक्लिया में ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये जो न्यूक्लियस है तुम यहाँ पर ये देख सकते हो, ये एलोंगेट होना स्टार्ट होगा और धीरे 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 जो है ये न्यूक्लियस जो है वो दो में ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ये न्यूक्लियस जो है वो दो में ब्रेक होना स्टार्ट होगा, यानी कि दो डॉटर न्यूक्लिया में ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ठीक। ये रही सेकंड स्टेप, देख लो यहाँ पर तुमको दिख रही होगी। और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट ये स्टेप हुई, इसके बाद में फिर एक और स्टेप आएगी, फिर ये और एलोंगेट होता जाएगा, ये एलोंगेट हो रहा है, देखो यहाँ पर एलोंगेट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब भाई साहब ये बस टूटने वाला है, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अलग हो जाएंगे, है ना, ये अलग हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, अलग हो गए, अब दिख रहा है कि हाँ भैया अलग हो गए। और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में जो है ये अलग निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, दोनों अपनी अपनी जिंदगी फिर जिएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई साहब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि भैया बाइनरी फिजन भी हो रहा है और मल्टीपल फिजन भी हो रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी, अभी मल्टीपल फिजन हम देखेंगे, मल्टीपल फिजन बाद में आएगा। हमने ये देखा बाइनरी फिजन के अंदर कि कैसे एक आपका जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपका अमीबा, वो दो में ब्रेक हो गया, यानी कि दो कंप्लीटली नए ऑर्गेनिजम्स बन गए और वो कुछ इंसान नहीं बने, कुत्ते नहीं बने या फिर हाथी नहीं है, वो अमीबा ही है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक था लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, मतलब पूरी की पूरी जो सेल बॉडी है वो ब्रेक होगी, क्योंकि भैया दो नए डॉटर न्यूक्लिया बने। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो पूरा जो सेल का मटेरियल होता है वो डिवाइड हुआ धीरे धीरे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर अगेन एलोंगेशन हुआ और उसके बाद में फाइनली जो है वो दो अमीबा में ब्रेक हो गया, एक अपने रास्ते, दोनों अपनी जिंदगी मस्त आराम से जिएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका खेल बाइनरी फिजन का। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल फिजन में क्या होगा, मल्टीपल फिजन में यहाँ पर जैसे कि एक न्यूक्लियस एक दो डॉटर न्यूक्लिया में ब्रेक हुआ, वैसे मल्टीपल में क्या होने वाला है कि एक न्यूक्लियस मल्टीपल डॉटर न्यूक्लिया में ब्रेक होगा, उसका हम आगे देखेंगे, ठीक। ये देखो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन, है ना। ये जो आपका जैसे कि प्लाज्मोडियम है, ये क्या होता है कि ये बहुत सारी, ये मल्टीपल डॉटर सेल्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये मल्टीपल डॉटर सेल्स में जो है वो ब्रेक हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। बहुत ही आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। ये देखो यहाँ पर कुछ है, इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक है, कुछ भी नहीं है। ये देखो आपका, ये आपकी बॉडी है सेल की, है ना, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये हम देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया में जो है ब्रेक हो गया है कि नहीं, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लिया में ब्रेक हो गया। अब सीधी सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये मैच्योर हो जाएंगे, है ना, ये अंदर के जो पूरे न्यूक्लिया ये मैच्योर हो जाएंगे, मतलब ये आपकी जो अब ये सारे के सारे जो न्यूक्लिया है वो रेडी हो चुके कि हम बाहर निकल जाएं। ये देखो यहाँ पर डॉटर सेल्स रिलीज हो गए, ठीक है, डॉटर सेल्स जो है वो सारे के सारे रिलीज हो गए, ये रिलीज हो रहे हैं सब, ये बर्स्ट हो गया, अब ये रिलीज हो रहे हैं सारे के सारे, है ना, ये रिलीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें कि भाई साहब एक से मल्टीपल बन रहा है। बाइनरी में एक से दो बन रहे थे, यहाँ पर एक से मल्टीपल बन रहा है। बाइनरी में आपने एग्जांपल देखा अमीबा का, यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा प्लाज्मोडियम का। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर हमने देखा था कि एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर एक सेल जो है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हो रहा था, ठीक है। हम अब डेफिनेशन भी देख सकते हो,
आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। डिवाइड इनटू ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो ये आपका हो गया है बाइनरी और मल्टीपल फिजन कंप्लीट। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बडिंग, रीजनरेशन और आपका फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पढ़ेंगे। बहुत मजेदार है वो तो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बहुत आसान है, मतलब बेसिक है काफी। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब यार हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ए सेक्शन के अंदर ही, जो कि आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर पढ़ लेते हैं, पहले फिर समझेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। When the spore case of plant burst, then spores spread into air. For example, rhizopus. ठीक है, fungi. Spore formation is a method of asexual reproduction. Many spores are stored in sacs called sporangia. When sporangia bursts, minute single-celled thin or thick-walled structures called spores are obtained. Under suitable conditions, they develop into a new plant. ये देखो यार, यहाँ पर ये है rhizopus आपका. This is your rhizopus. ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर तुम इतना पोर्शन पढ़ते हो, सबसे पहले तो ये ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी तुमको काइंड ऑफ मल्टीपल फिजन वाली फीलिंग आएगी, बट इट इज नॉट द सेम, लेकिन तुम इसको उस तरीके से याद रख सकते हो। कैसे, देखो जरा, यहाँ पर क्या होता है यार, यहाँ पर ये होता है एक स्पोरेंजिया। ऐसे तो मल्टीपल देख सकते हो, ऐसे तुम मल्टीपल देख सकते हो। ठीक है, अब ये स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ये होते हैं, ये सैक्स होते हैं। ठीक है, ये सैक मतलब ये स्टोर करके रखते हैं किनको, स्पोर्स को। ये स्टोर करके रखते हैं स्पोर्स को। ठीक है, तो ये जो सैक्स होते हैं ये स्टोर करके रखते हैं किसको, स्पोर्स को। अच्छा, जब स्पोर जो है बेसिकली जब स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, जब ये ऊपर का जो केस है जो स्पोरेंजिया वो बर्स्ट हो जाता है, जो कि तुम इस फोटो में देख सकते हो, ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो गया है ना, तो क्या होता है कि सारे स्पोर्स बाहर निकलते हैं। सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे पास में एक ऐसा सैक है या फिर बोरा है, ठीक है, जिसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई है ना, वो भर चुका है, या फिर तुम ऐसा सोचो कि बर्थडे पार्टीज होती थी बचपन में, बहुत जाया करते थे, अभी भी जाते होंगे, लेकिन वो बर्थडे पार्टीज अब कब होती है, उसमें ऐसा होता था कि बलून होते थे और बलून के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स होती थी। ठीक है, तुम मान लो कि वो बलून है स्पोरेंजिया, है ना, और वो जो चॉकलेट्स है वो है स्पोर्स। जैसे ही वो बलून फूटा, सारी चॉकलेट्स नीचे गिर जाती थी। जैसे ही ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा, सारे के सारे जो स्पोर्स है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। दिस इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला, स्पोर फॉर्मेशन वाला। ठीक, अब होता ही है ना कि ये जो स्पोर्स होती हैं, या फिर तुम इसका एग्जांपल फंगाई के केस में भी देख सकते हो। फंगाई का तुम एग्जांपल देखोगे, तुमको नेट पर मिल जाएगा, थोड़ा सा इस्तेमाल करो गूगल का। ठीक, फंगाई जब तुम सर्च करोगे तुमको दिखेगा, हाँ यार ऐसा होता है बेसिकली। अब ये जो स्पोर्स निकल गए, यहाँ पर तुम ये वाला जो लाइन पढ़ोगे, ये रही, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट। बेसिकली उड़ जाती है, और जब उनको सुटेबल कंडीशन मिल जाए, है ना, उनको जब सूटेबल कंडीशन मिल जाए कि हाँ इस कंडीशन में मैं ग्रो हो सकता हूं, ठीक है, वो स्पोर्स जो है वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। मतलब तुम देखो, एक छोटा सा प्लांट यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे जब वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा। उसके बाद में फिर जब उनको सूटेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। ठीक, क्या कुछ लगा यहाँ पर, कोई दूसरा पेरेंट लगा नहीं, अपने आप में कितने सारे नए ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पोर फॉर्मेशन इज वेरी इजी। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग भी बहुत आसान है। ठीक है, बडिंग इज ऑल्सो वेरी इजी। व्हाट इज बडिंग? अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड। दिस टाइप इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग इन हाइड्रा। बेसिकली ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है और ये इसके टेंटिकल्स हैं, है ना, ये ऐसे 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 इसके टेंटिकल्स हैं। क्या है? ये हाइड्रा है एंड दीज आर इट्स टेंटिकल्स। ये देखो टेंटिकल्स सारे के सारे। अब यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करोगे यार, एक छोटी सी आउटग्रोथ है, एक छोटी सी आउटग्रोथ है। ये क्या है? ये है बड। ठीक है, ये क्या है? ये है बड। अब ये बड बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है? अब ये बड जो है वो बढ़ने वाला है। ये देखो यहाँ पर, ये बड जो है वो थोड़ा सा और ग्रो करेगा, है ना, थोड़ा सा और ग्रो करेगा। फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो काफी मैच्योर हो चुका है ये, मतलब एक हाइड्रा की तरह ही कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, और यार एक टाइम आता है जब हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है कि नहीं, हमें घर से दूर जाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ये बड जो है वो ग्रो होता है, ग्रो होता है, ग्रो होता है। अब ये अपने पेरेंट को बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे जो है आपसे अलविदा लेनी पड़ेगी, और अब जो है मैं एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करूंगा और अपने करियर को आगे बढ़ाऊंगा, और फ्यूचर में जाके मुझसे भी ऐसे बड़ निकलेंगे और वो भी नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये बड बड़ा होता है और बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है, और जैसे ये मैच्योर हो जाएगा यहाँ से ये टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टूटेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, और ये जो है इट विल नाउ ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गई आपकी बडिंग। बस इतना ही है, ये हो गई आपकी बडिंग। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं बडिंग इन ईस्ट की। वो थी बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, वो थी बडिंग इन हाइड्रा। हम बात करने वाले हैं अभी बडिंग इन ईस्ट की। ये देखो जरा, ये रहा आपका ईस्ट सेल, है ना। यहाँ पर अगर तुम एक चीज नोटिस करते हो, ये ईस्ट सेल है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एवोकाडो जैसा लग रहा है ना। विजुअलाइज करो ना चीजों को, तुम्हारा क्या जा रहा है विजुअलाइज करने में। जब मैंने तुमको बोला अमीबा अंडे ऑमलेट जैसा लग रहा है तो कर लो विजुअलाइज, क्या जा रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटी सी आउटग्रोथ बन रही है, ये एक बड है ना, ये एक बड डेवलप हो रहा है, ये एक बड डेवलप हो रहा है। फिर देखो ये बड जो है इसने बिल्कुल एक मिनी ईस्ट जैसा फॉर्म ले लिया है, और ऐसी बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर डेवलप हो गई है ना। ऐसी बर्ड की चेन बन जाती है और उसके बाद में फिर वो डिटैच हो जाते हैं एंड देन दे ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारी आखिरी की लाइन जो है वो फिक्स है, डिटैच होने के बाद में दे विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल्स। लेकिन यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है कि कुछ नहीं हो रहा है, बर्ड डेवलप हो रहा है, ये बर्ड डेवलप हुआ, फिर यहाँ पर ये कंप्लीटली नया बर्ड बनते गया, और ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स बनते गए। कैसी क्या है ये है एक चेन ऑफ बर्ड्स। व्हाट इज दिस? दिस इज चेन ऑफ बर्ड्स। फिर ये जो बर्ड्स हैं ये डिटैच हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स देख लिए, एक देख लिया हाइड्रा में, दूसरा अभी देख लिया ईस्ट में बर्डिंग का केस। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भैया फ्रेगमेंटेशन की। दो चीजें हैं जो कि शायद तुमको कंफ्यूज कर सकती हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है रीजनरेशन। ठीक, पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है रीजनरेशन। अच्छा, ये दोनों दिखने में सेम लगते हैं, दोनों एसेक्सुअल के टाइप है, दोनों दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन यार इन दोनों में फर्क है। ठीक है, इन दोनों में जो है वो फर्क है कि नहीं, देखते हैं। पेरेंट ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी, ईच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, लाइक सीन, ये क्या लिखा है, लाइक सीन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगैरा। ये देखो, ये आपका स्पायरोगैरा है। ठीक है, यहां पर तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहां से ये ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ, एंड नाउ ब्रेक होने के बाद में ऑफ कोर्स दो टुकड़े होंगे, ब्रेक हुआ, ये क्या है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, ये ब्रेक हुआ, जैसे ये ब्रेक हुआ दो टुकड़े हो गए। नाउ दीज टू पीसेस, दीज टू फ्रेगमेंट्स, दीज टू फ्रेगमेंट्स विल ग्रो एज न्यू इंडिविजुअल। तो बेसिकली यहां पर सीन ये है कि जो पेरेंट है वो मल्टीपल पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, जो पेरेंट है वैसे मल्टीपल पीसेस में टूट जाएगा, एंड नाउ वो जो मल्टीपल पीसेस हैं वो अब अपनी नई नई जिंदगी जिएंगे, दे विल ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। ये देखो यहां पर पेरेंट ब्रेक्स इनटू सिंपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी। जब पेरेंट खुद मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, तब उसको यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होती है और उसको लगता है कि चलो और स्पायरोगैरा बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो मल्टीपल पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ओ बहुत बढ़िया। अब जैसे ही वो मल्टीपल पीसेस में ब्रेक होता है उसके बाद क्या होना है, जो मल्टीपल पीसेस यहाँ पर जिसमें वो ब्रेक हो गया है वो पीसेस अब नए इंडिविजुअल्स की तरह ग्रो करेंगे। आप समझ पा रहे हो ना? ठीक, तो ये होता है आपका यार फ्रेगमेंटेशन, किसमें, स्पायरोगैरा में। एग्जाम्पल था स्पायरोगैरा। जो आपका मेन थीम है वो ऐसी है कि पेरेंट जो है जब वो मैच्योरिटी रीच कर लेता है उसके बाद में वो क्या करता है कि वो जो भी ब्रेक होता है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, देन दे ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन की बात करते हैं। अच्छा, अब रीजनरेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन तो हमने समझ लिया ना कि वो पेरेंट जो होता है व्हेन इट रीचेस इट्स मैच्योरिटी, जब उसको खुद को लगता है कि हाँ मैं मैच्योर हूँ, मतलब खुद को नहीं लगता है। देखो यार, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक प्लांट, हर एक जानवर के अपने अपने कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम पढ़ ज़रूर सकते हैं लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ इंसान ही नहीं है जो कि इस धरती पर रहते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यार जो कि यहाँ पर रहते हैं, है कि नहीं। उनकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भैया यार ये जो मोड फॉलो करते हैं ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जादुई हैं, इंसानी जीवन के लिए तो बहुत जादुई हैं, है कि नहीं। तो देखते हैं अभी रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। मतलब अगर तुम थोड़ा सा सोचो ना, अगर हम थोड़ी सी रील्स, इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया से बाहर आते हैं, जो कि आज की डेट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, अगर थोड़ी सी रील्स की दुनिया से बाहर आकर हम देखते हैं तो एवरीथिंग इन नेचर दैट यू सी, या मतलब सोचो कि अर्थ इज अ ब्लेसिंग, है ना, अर्थ इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। और यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ तुम क्या बड़े भी नहीं समझ पाते, इसलिए तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, है कि नहीं। अर्थ इज अ ब्लेसिंग। नाउ ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, थोड़ा सा एक बार सोचो, एक प्लैनेट है, ठीक है, उस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं, है ना। आई एज एन इंडिविजुअल और यू एज एन इंडिविजुअल, वी आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। ये प्लैनेट हमको सब कुछ दे रहा है, हमारे जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ दे रहा है। पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, धूप दे रहा है, हर चीज़ हमको देखने को मिल रही है। नाउ प्लैनेट लाइक दिस
हैज़ सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, और इतनी प्यारी डाइवर्सिटी में हम जीते हैं, इससे बढ़िया ब्लेसिंग और क्या हो सकती है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। ये चीज़ तुमको तब रियलाइज होगी जब यू विल एक्चुअली, ये पता ये कौन सी चीज़ है? इट इज़, इसको मैंने एक टर्म दिया था, रिस्पेक्टिंग माइन्यूट इवेंट्स। बेसिकली मैंने बोला था कि रिस्पेक्टिंग माइन्यूट इवेंट्स मतलब छोटे छोटे जो इवेंट्स लाइफ के अंदर होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट यहाँ पर तुम स्लैश लगाकर थिंग्स भी लिख सकते हो। भाई साहब इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हैं जो कि जब तुम उसको रिस्पेक्ट करना चालू करोगे, ओ हो एक प्लांट है, प्लांट इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, ओ हो एक डॉग है, हम डाइवर्सिटी देख पा रहे हैं, ठीक, तब यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन दिस। बाकी सब फालतू चीज़ है। और पहली बात तो तुम रील्स देखना बंद करो, है आधा दिमाग तो वो खराब करती है, देखो बट कम देखा करो जरा, बहुत दिमाग खराब करती है रील्स। नया टिकटॉक लेकर आ गए, ठीक है भैया, सर जैसे मत बोलो, ठीक है बता रहा हूँ मैं बस, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक ठीक है। अच्छा, रीजनरेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल व्हेन इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस। इट कैन बी सीन इन हाइड्रा। ये देखो, एंड प्लेनेरिया। मैं तुमको प्लेनेरिया का एग्जांपल बताता हूँ। देखो रीजनरेशन में क्या अंतर था फ्रेगमेंटेशन से। एक चीज़ नोटिस की होगी तुमने कि चिपकली जो होती है ना, चिपकली जो होती है, लिजर्ड जो होती है, उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो थोड़े दिनों बाद में क्या होता है कि वो जो चिपकली है ना उसकी नई पूंछ आ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ पर कुछ ऐसे रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, वहाँ पर कुछ ऐसे रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि यार उस पूंछ को वापस लेकर आ जाते हैं। वो पूंछ नहीं छोड़ती, नई पूंछ जो है वो आ रही होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स थे, स्पेशलाइज्ड कह सकते हो तुम उन्हें, स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स थे, स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स थे। और ये जो सेल्स हैं भाई साहब, ये सेल्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, तब जाके वो पूंछ आई है। एक चीज़ नोटिस करोगे कि उस पूंछ से नई चिपकली नहीं बनती है, लेकिन उस चिपकली की नई पूंछ आती है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो इन स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स का जो है वो फर्क पड़ता है, जो कि एक्टिव रहते हैं। अब तुम सोचो कटी हुई पूंछ में कहाँ से एक्टिव रहेंगे? वो तो एक पूंछ कट चुकी है ना, वहाँ से तुम नई लिजर्ड कैसे बना सकते? थोड़ा सा अगर हम सोचते भी है तो वहाँ पर एक्टिव है ही नहीं अब सेल्स, ठीक। लेकिन खैर ये बहुत डीप जाने वाला टॉपिक है, बट स्टिल थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो लिजर्ड यार अभी भी एक्टिव है, वो जिंदा है ना, तो उसके रीजनरेटिव सेल्स जो है वहाँ से नई पूंछ निकल जाएगी, ठीक। अब यार एग्जाम्पल में तुमको ये नहीं लिख के आना है, एग्जाम्पल में हम प्लेनेरिया लिखेंगे। ये रहा प्लेनेरिया, देखो यहाँ पर ये प्लेनेरिया है, ये 3 हिस्सों में कट गया, ठीक, ये 3 हिस्सों में जो है वो कट चुका है। अब एक चीज नोटिस करना, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, इन तीनों से यार नए इंडिविजुअल बन सकते हैं, ठीक, इन तीनों से जो है वो नए इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर बने कि नहीं बने? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स होंगे जो कि उस पूरे ऑर्गेनिज्म को वापस लेकर आते हैं। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट हो जाए, है ना, एक्सीडेंटली वो टुकड़ों में कट हो जाए, ठीक। तो अगर उसके पास में ये चीज़ है, यानी कि बेसिकली रीजनरेशन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाह भैया, मैं तो सोचूंगा बहुत इस टॉपिक पर, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना काफ़ी, ठीक। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी नंबर ऑफ पीसेस, ओके। और उसके बाद में फिर वो जो पीसेस हैं, है ना, वो दे ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल्स, वो नए इंडिविजुअल से ग्रो करते हैं, जैसे कि तुम प्लेनेरिया में देख सकते हो, ठीक, प्लेनेरिया में देख सकते हो। तुमको एक माइन्यूट सा डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पर यार स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स का कुछ ना कुछ खेल होता है। फ्रेगमेंटेशन में हमने देखा कि जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने आप फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और फिर वो आगे जाके ग्रो करते हैं। यहाँ पर तुमने देखा कि ऐसा कभी हो सकता है कि शायद एक्सीडेंटली ऑर्गेनिज्म कट हो जाए, तो वो अगर रीजनरेटिव सेल्स होते हैं तो भैया ये रीजनरेशन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। एक तुम्हारे लिए छोटा सा टास्क है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, इन दोनों के तुमको बेसिक जो डिफरेंसेस है वो पता है, ठीक, वो तुमको पता है। एक बार यार इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है ना, एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लेना अपनी बुक से या फिर इंटरनेट से, ठीक है। थोड़ा सा खुद से रिसर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो ये चीज़ कर लेना। हमने दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लिया है, एग्जाम्पल भी समझ लिया है। तो यहाँ पर हमने ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है, प्लेनेरिया का जो एग्जाम्पल है वो देख लिया है, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई है, रीजनरेशन की, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और लेट्स यहाँ पर आपका ये एसेक्सुअल वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। यहाँ पर जो हम खत्म नहीं होता, अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हम देखने वाले हैं 2 टाइप के प्रोपोगेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक। वहाँ पर हम नेचुरल भी देखेंगे और आर्टिफिशियल भी देखेंगे।
अच्छा बता देता हूँ पहले, यहाँ पर मैं नेचुरल देखेंगे और आर्टिफिशियल देखेंगे। अब इससे क्या समझ में आ रहा है तुमको? हैं, हम 10वीं में हैं अभी, इतना हमको पता है कि इससे हमको क्या समझ में आ रहा है। नेचुरल मतलब भाई जो चीज़ नेचुरली हो रही है, जिसमें बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस तो धरती पर हमारे ही, पता है तुमको, नेचुरल, ठीक, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अपने आप ही हो रहा है। आर्टिफिशियल जहाँ पर हाँ हमको थोड़ा सा हाथ डालना पड़ेगा, हमको थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी उस प्लांट की अच्छे से ग्रो होने में। तो ये दोनों चीज़ें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और हम लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग की बात करने वाले हैं। आसान है, समझते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आती है स्पेलिंग, बता दूंगा आगे, ठीक। आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो अभी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने के बाद में हम बात करने वाले हैं किसकी? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर यार वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो हम यहाँ पर दो तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। पहला तो है आपका नेचुरल, ठीक है, पहला तो है आपका नेचुरल, ठीक, और दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा है आर्टिफिशियल। अब यार नेचुरल और आर्टिफिशियल में सीधी सी बात यही फर्क होगा कि जो नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि हम जाकर डिस्टर्ब कर देते चीज़ों को, वैसे नहीं होगा। आर्टिफिशियल के अंदर हमारी हेल्प लगेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल जो है वो हम ही परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। हमको वो प्रॉपर्टी पता है प्लांट की, अब हम उनको परफॉर्म करवाएंगे वो चीज़, ठीक। तो यहाँ पर हम दो टाइप के आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब ये समझने से पहले कि नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, ये समझना जरूरी है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है ना। अच्छा, क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? ये देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। मतलब कि यार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। तो यहां पर की पॉइंट्स क्या है याद करने लायक? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, एक तो ये चीज, फ्रॉम डिटैच, या फिर तुम कह सकते हो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा, ठीक। तो ये आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डेफिनेशन हो गई। फिर थोड़ा सा और हम ज्ञान दे देंगे, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल की, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल की। तो नेचुरल में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भैया कैसे पार्ट से होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पार्ट सच एज रूट्स, पार्ट सच एज स्टेम्स, पार्ट सच एज लीव्स। तो इन तीनों की एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नेचुरल की। देखो नेचुरल में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाय रूट्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बाय रूट्स तो यहाँ पर एग्जांपल आता है स्वीट पोटैटो का, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रूट, ठीक है। जो आपको तुमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर रूट हेयर्स, राइट, दीज आर योर रूट हेयर्स, ठीक। तो यहाँ पर अगर इन्हें सॉइल में डाला जाता है, गाड़ा जाता है, तो क्या होने वाला है? एक नया प्लांट इनसे ग्रो होने वाला है, ठीक। बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम देखते हो बाय स्टेम, दिस इज अ पोटैटो। पोटैटो पर तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी यार, पोटैटो के ऊपर जो है वो छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो स्टेम होते हैं, ठीक है। ये स्वीट पोटैटो है, ठीक है, ये स्वीट पोटैटो है और ये पोटैटो है, दोनों में यार फर्क है, ठीक है, दोनों में यार फर्क है, ठीक है। एक स्वीट पोटैटो है, एक पोटैटो है। स्वीट पोटैटो के केस में रूट है तो रूट से ग्रो हो रही होती है चीजें। अच्छा, जब हम पोटैटो की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर जो वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर के, ठीक है, वो स्टेम्स होते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जब इसे गाड़ा गया, ओल्ड पोटैटो ट्यूबर प्लांटेड इन सॉइल, तो यहाँ से वो जहाँ से वो स्टेम ग्रो हो रहा था ना, वहीं से तुम देख सकते हो कि नया प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। अ न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम दी बड, ठीक है, अ न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम दी बड, ठीक। तो यहाँ पर यार क्या है? ये स्टेम्स थे, ठीक है। अनदर न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सेकंड बड। तो यहाँ पर ये जो बड्स थे, ठीक है, यहाँ पर वो जो स्टेम्स तोड़ तोड़ के यहाँ पर जब इनको गाड़ा गया, ठीक है, तो यहाँ से नया पोटैटो का प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है, ये देख लो यहाँ पर, ठीक। तो हमने रूट्स की बात कर ली। तो हमने देखा होगा ना जब इनको बाहर निकला जाता है तो बेसिकली गड़े होते हैं, इनको से पकड़ के बाहर खींचा जाता है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं बाय लीफ। अच्छा, बाय लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का। बाय लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफिल्म का, यानी कि जब ये ब्रायोफिल्म की लीफ अगर नीचे गिरती है तो सॉइल तो क्या होता है कि यार यहाँ पर ये जो बर्ड्स होते हैं यहाँ से नया जो प्लांट है वो ग्रो होने लगता है, ठीक। तो हमने स्वीट पोटैटो को केस में क्या देखा? स्वीट पोटैटो का केस था बाय रूट्स का, स्वीट पोटैटो का केस था बाय रूट्स का। पोटैटो का जो केस था वो क्या था? वो था बाय स्टेम्स का, है ना, बाय स्टेम का। और ब्रायोफिल्म जो है
उसका उसका केस क्या है, बाय लीफ। ठीक, तो ये जो लीफ है यहाँ पर जो तुम देख सकते हो, ठीक है, जब ये नीचे गिरेगी सॉइल में तो क्या होने वाला है, ये जो प्लांट है बेसिकली ये ग्रो होगा, ये बर्ड से जो है वो यहाँ पर तुम देख सकते हो छोटे छोटे रूट्स हैं, ये रहे, ये छोटे छोटे रूट्स हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है ये लीफ से जो है जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स होना जरूरी है भाई साहब, ठीक है, वो जो बर्ड्स है ना, वो बर्ड्स से जो है नया प्लांट जो है वो ग्रो होने वाला है। तो इस तरीके से हमने नेचुरल की बात कर ली है। ठीक, मैंने तुमको बोला था छोटा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल में हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल में जैसे कि हम पढ़ते हैं लेयरिंग, आर्टिफिशियल में यार जैसे कि हम पढ़ते हैं लेयरिंग, आर्टिफिशियल में हम पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग, है ना, आर्टिफिशियल में उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपका कटिंग। ठीक, तो ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग की, लेयरिंग की, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो पूरा डिटेल एक डोमेन ही अलग है वो। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं इन तीनों की एक एक करके। यहाँ पर देखो और ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तुम इधर देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक गमले को लगा के रखा है यहाँ पर, भैया ये क्या चीज़ है। तो एग्जाम्पल करो, मतलब एग्जाम्पल सोचो, थोड़ा समझो। ग्राफ्टिंग आपकी मैंगो में हो रही है, ठीक है, तो ये भी मैंगो का पेड़ है और ये भी आपका मैंगो का प्लांट है ना। इस सिस्टम को जैसा किया गया है कि जो मैंगो का स्टेम था ना, ये जो यहाँ पर ये स्टेम था, ये तो आपका ट्री है ना, दिस इज योर ट्री। ये जो स्टेम था इसको थोड़ा सा यहाँ से साइड से छीला गया, है ना, साइड से थोड़ा सा इसको छीला गया। ओके, और ये जो नया प्लांट था, ये जो यहाँ पर गमले में नया प्लांट था, ये सॉइल है पूरा, ये जो नया प्लांट था आपका कुछ इस तरीके का, तो उसका भी जो स्टेम है थोड़ा सा छीला गया। ठीक है, अब दोनों को जहाँ से छीला हुआ है उनको यहाँ पर अटैच कर दिया, है ना, अटैच कर दिया, फिर उनको बांध दिया। ऑफकोर्स तुम अगर बोलोगे मैं अटैच करके छोड़ दूँ तो वो नीचे गिर जाएगा, है ना, उनको बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बांध दिया गया है। ठीक, बांध दिया गया है। अब जो आगे फर्दर ग्रो होने वाला है, ठीक है, जो आगे फर्दर स्टेम ग्रो होगा, जो आगे ग्रो होगा, वहाँ पर मैंगोज जल्दी आएंगे। ठीक, क्योंकि वो जो स्टेम था इस वाले प्लांट का, जो इस वाले ट्री का जो स्टेम था, उसको तो पहले से आदत थी मैंगो देने की। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके के जो है वो मिक्सिंग की जाती है ना, इस तरीके की जो मिक्सिंग है वो की जाती है। कोई नई, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये अलग एक टाइप की ग्राफ्टिंग है ना, ये अलग टाइप की ग्राफ्टिंग है। इसमें देखो, मान लो कि हमको कोई नया वैरायटी का मैंगो चाहिए, है ना, कोई अलग वैरायटी का मैंगो चाहिए, तो दो वैरायटी की यहाँ पर बात कर ली हमने। अब यहाँ पर ये इसको अगर तुम देखते हो, यहाँ पर तुम देखते हो द ग्राफ्टिंग मेथड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये भी एक मेथड है ग्राफ्टिंग का। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर बेसिकली एक प्लांट का जो है वो स्टेम कट किया जाता है कुछ इस तरीके से, है ना, ये देखो कुछ इस तरीके से कट किया गया है, मतलब ऐसे तिरछा कट मारा गया है। और सिमिलरली दूसरे प्लांट के रूटेड पार्ट को जो है वो कट करके कट किया जाता है, कुछ ऐसा कि एक पार्ट ऐसा हो और एक पार्ट जो है ऐसा हो। क्योंकि तुम सोचो कि अगर एक पार्ट ऐसा होगा, एक पार्ट ऐसा होगा, तब जाके ही ये मिल पाएंगे, है ना। अगर एक पार्ट ऐसा तो मिल नहीं पाएंगे, एक पार्ट ऐसा तो भी ये मिल नहीं पाएंगे। अगर एक पार्ट ऐसा, इसके पैरेलल दूसरा पार्ट है, ये देखो ये ऐसा है, और जो दूसरा कट किया हुआ पार्ट है वो ऐसा है, दोनों कैसे है, पैरेलल है, तब जाके वो मिल पाएंगे। यहाँ पर देखो उनको मिलाया और उसके बाद में जो है वो जोड़ दिया गया, तो इसको हम कहते हैं सायन। ठीक है, ये जो दूसरे प्लांट का जो स्टेम का कटा हुआ पार्ट है और जो रूटेड पार्ट है ना, ग्राफ्टिंग के लिए जो रूटेड पार्ट है, रूटेड पार्ट मतलब क्या भैया, अरे भैया रूटेड पार्ट मतलब क्या होगा, जो पार्ट नीचे जमीन में गड़ा हुआ है, रूटेड है। ठीक, ये रहा रूटेड पार्ट और ये स्टॉक है। ठीक है, तो ये सायन और स्टॉक, और यहाँ पर सायन एंड स्टॉक आर जॉइंट टुगेदर, सायन और स्टॉक को जो है वो टुगेदर ज्वाइन कर दिया गया है। दैट इज इट, दिस इज योर ग्राफ्टिंग। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ग्राफ्टिंग के, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ 2 और मोर डिजायरेबल प्लांट्स आर कट एंड जॉइंट टुगेदर सो दैट दे कैन ग्रो ए सिंगल प्लांट। दो डिजायरेबल प्लांट जो भी लगते हैं भाई साहब, ठीक है, उन दो के पार्ट्स को कट किया जाता है, दो साथ में लिया जाता है, और फिर जो भी डिजायरेबल प्लांट चाहिए होता है वो उससे उगाया जाता है, अपने आप उग जाता है वो। ठीक, एग्जाम्पल में देख लो, तुम एप्पल देख सकते हो, पीचेस देख सकते हो, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेयरिंग की बात करते हैं कि लेयरिंग क्या होता है ना, लेयरिंग क्या बोला है। लेयरिंग बहुत आसान है। A branch of plant is pulled towards the ground and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, a new root develops from the part of the branch buried in the soil. बेसिकली यार यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख सकते हो इस पिक्चर को, इस फोटो को, तो यहाँ पर क्या किया कि बहुत सारे स्टेम्स थे, एक स्टेम को उठाया और जमीन के नीचे गाड़ दिया। मतलब मान लो कि ऐसे इसके बहुत सारे स्टेम्स थे, ठीक है, एक स्टेम को उठाया और जमीन के नीचे जो है वो गाड़ दिया, ये सॉइल है। ठीक है, मान लो कि ये जो है वो सॉइल है। अच्छा, हाँ, ये जो है वो सॉइल है तुम्हारी। ठीक, तो क्या किया यहाँ पर, जमीन के नीचे जो है वो गाड़ दिया। ये देखो यहाँ पर स्टेम को लिया, ये वाले, इसको देखो ध्यान से, इसको लिया और जमीन के नीचे गाड़ दिया और उसको यहाँ पर ऐसे अटका दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो गाड़ा हुआ स्टेम है उसकी जो टिप है उसको यहाँ पर बाहर छोड़ दिया। ठीक, जो टिप है उसको बाहर छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद क्या होगा यार, यहाँ से जो है वो रूट्स निकलने चालू हो जाएंगे।
ठीक, यहाँ से जो है वो रूट्स निकलने चालू हो जाएंगे और ये जो है ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये देखो यहाँ से निकाला था इसको, यहाँ पर नीचे डाला था, है ना, और यहाँ पे इसको अटैच करके रख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो बहुत सारे रूट्स डेवलप हो गए, है ना, और ऊपर अगर तुम देखोगे तो नया प्लांट ही बनने लग गया। ठीक, नया प्लांट ही बनने लग गया। ये क्या होती है, लेयरिंग होती है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल भी देख सकते हो भैया, अगर बड़ी स्टेम है तो यहाँ पर एक बार लूप है, फिर ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है ना, तीनों जगहों पर तुम देख सकते हो कि नया नया प्लांट ग्रो हो रहा है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। ठीक है, और जो टिप थी उसको यहाँ पर बाहर निकाल के रखा है, देखो यहाँ पर, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये होती है आपकी लेयरिंग। ठीक, ये होती है आपकी लेयरिंग, बहुत बढ़िया। लेयरिंग की बात भी हो गई, बहुत ही आसान लेयरिंग। तो कुछ मत याद रखना, बस क्या किया कि एक स्टेम को गाड़ दिया नीचे, ठीक है, वहाँ से अब रूट्स ग्रो होने लगेंगे और वो एक नए प्लांट में ग्रो होने लग जाएगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद कटिंग की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कटिंग की, कटिंग क्या चीज़ होती है। देखो जरा, कटिंग क्या चीज़ होती है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। ये जनरली रोज में होता है यार, ये जनरली रोज में होता है। क्या होता है कि एक पार्ट को कट किया जाता है, जैसे कि स्टेम में उसको कट किया जाता है। ठीक है, और कट करने के बाद में यहाँ पर उसको गाड़ दिया जाता है। देखो क्या किया कि इसको कट मारा यहाँ से और इसको सॉइल में जो वापस से गाड़ दिया। अब वो जो है वो नए प्लांट की तरह ग्रो करेगा। इतना ही है। ठीक है, कटिंग में इतना ही है। ठीक, ये देख लो यहाँ पर, वापस पढ़ लो। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. A cutting of parent plant having some bud on it is taken and its lower part is buried in the moist soil. मतलब कि बड़ होना जरूरी होता है। देखो, बड़ की जरूरत है। ठीक है, तो जिस पार्ट में भी बड़ होते हैं उसको कट किया जाता है और उसका जो निचला पार्ट है उसको सॉइल में बरी कर दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक, उसका जो निचला पार्ट है उसको सॉइल में जो है वो बरी कर दिया जाता है। उसके बाद में वो जो प्लांट है, दैट प्लांट विल ग्रो अप एज न्यू इंडिविजुअल। वाइब समझ पा रहे हो? ठीक, तो यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो गया समाप्त। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बचा हुआ है। ठीक, और उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो भी हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, एक तुमको मैं छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में तुमको लिखना है। तुम चाहो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, तुम चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, कहीं भी लिख लेना, लेकिन ये एक पॉइंट तुमको करना है। ठीक है, और दूसरा कटिंग का मैंने तुमको एग्जांपल बता दिया, मैंने तुमको लेयरिंग का भी, ग्राफ्टिंग का भी एग्जांपल बता दिया था। ठीक है, लेयरिंग का एग्जांपल जो है मैंने कोई ना कोई एक छोड़ा था जो मुझे तुमसे पूछना था। लेयरिंग जो है इसका एग्जाम्पल नीचे कॉमेंट करके बताना। ठीक, तो ये दो चीज़ें तुम्हारी होमवर्क है इस वेजिटेटिव वाले पार्ट से। आसान चीज़ है, पढ़ा दिया मैंने तुमको देखना है भाई साहब पहले तो कि इन दोनों के इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो थोड़ा सा हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट ब्रशअप होगा और दूसरा लेयरिंग का मुझे एग्जांपल बताना। ठीक, छोटे मोटे होमवर्क तो करने ही पड़ेंगे। भैया स्कूल खोल के बैठे होगा, स्कूल खोल के नहीं बैठा हूँ यार, मुझे पता है कि कहाँ पर पिन पॉइंट वाली जो कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हम मिस कर जाते हैं, वो ये होती हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आसान है, पढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वहाँ पर हम बात करने वाले यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और उसके बाद फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं। ऑल राइट, तो भाई साहब अभी तक हमने बात कर ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने निपटा दी है एसेक्सुअल के केस में। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, फिशन की बात कर ली, बाइनरी, मल्टीपल, रीजनरेशन की बात कर ली, फ्रेगमेंटेशन की बात कर ली। फिर उसके बाद में हमने बात की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, यानी कि प्लांट के अंदर ही आपके कैसे एसेक्सुअल तरीके से यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। अब यार हमारा स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको दो रिप्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ने हैं। मतलब भैया प्लांट्स में पढ़ने हैं और हमको पढ़ने हैं ह्यूमंस में। ठीक, मतलब हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है पहले तो, और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एंड इट इज वेरी इजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी इजी। ठीक, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस ही लगाना पड़ता है। ठीक है, प्लांट्स का भी आसान है और ह्यूमंस का भी आसान है। ठीक, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ पहले वो पढ़ लेते हैं। इन दिस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। भाई साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, तब मैंने तुमको ये चीज साफ बताई थी कि यार सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें यार दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, उस मोड को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया।
वन मेल एंड वन फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस सेल्स विच आर नोन एज गैमीट्स। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है कि जो मेल गैमीट होता है ना, मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, है ना, मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्यों है? क्योंकि भैया मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक, और इससे बनता है जाइगोट, ठीक, इससे बनता है जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। वाइब समझ रहे हो? दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली यार यहाँ पर जो सेल्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कह रहे होते हैं गैमीट्स। मेल के केस में उसे हम कहते हैं मेल गैमीट्स, फीमेल के केस में उसे हम कहते हैं फीमेल गैमीट्स। अब ये चीजें प्लांट्स के लिए अलग होंगी और ह्यूमंस के लिए अलग होंगी, मतलब वहां पर हम अलग टर्म दे रहे होंगे। देखो यहाँ पर होता यह है कि जब मेल गैमीट, ठीक है, तुम इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एग्जाम में नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, mg प्लस fg, यानी कि मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट जब फ्यूज करता है तो बनता है जाइगोट। और ये प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मेल के केस में जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो मेल के केस में स्पर्म सेल्स होते हैं और फीमेल के केस में एग होता है, ठीक। मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए गैमीट, ठीक। तो जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट साथ में आते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद में बनाते हैं जाइगोट, ओके, बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये बात हमने कर ली है, हमने बेसिक्स समझ लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं कि भाई साहब। यहाँ पर सबसे पहले तो बेसिक्स में देखो, बेसिक्स में कुछ नहीं है, बेसिक्स में इतना है सिर्फ कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, एक मेल एक फीमेल। अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दोनों की साइड से इनपुट डालना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर मेल साइड से आता है मेल गैमीट, फीमेल साइड से आता है फीमेल गैमीट, और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो आपका होता है फर्टिलाइजेशन, बनता है जाइगोट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस। आगे चलते हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, ठीक। और यहां पर जो हम सबसे कॉमन एग्जांपल जो कि आपकी बुक के अंदर भी और जो कि हम देखते भी हैं, दैट इज ऑफ हिबिस्कस, ठीक, हिबिस्कस। इसके दो तीन और नाम होते हैं यार, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना अगर तुमको कोई मिलते हैं तो, ठीक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि याद करके रखो, बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ इसका तुम, इसके और दो तीन नाम है वो मुझे बताना नीचे कमेंट करके क्या होते हैं। ये आपका फ्लावर है, ठीक है, और देखते समय यार फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं। मतलब अभी जब हम बात करेंगे ना कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है ना, कैसे जो यहाँ पर फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर ये वेरियस पार्ट्स होते हैं, तब तुमको एक चीज रियलाइज होगी यार कि छोटे से फ्लावर के अंदर भी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जनरेशन को नेक्स्ट, मतलब वो अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकता है। सोचो, उसकी जनरेशन कंटिन्यू हो सकती है, विच इज समथिंग वेरी अमेजिंग, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जरा प्लांट के पार्ट्स की बात कर लेते हैं, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, ये नहीं भी देखा तो भी कुछ चलता है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये होता है सेपल, दिस इज सेपल, जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है, जो आउटर वर्ल होता है ना फ्लावर का, जो आउटर वर्ल होता है वो ये सेपल का होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे मैं तुमको इस सब के यूजेस भी बताऊंगा, क्या क्या, कि सेपल का क्या यूज है, पेटल का क्या यूज है, ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं, ऑलराइट। उसके बाद में यार ये आता है पेटल, दिस इज योर पेटल। पेटल मतलब पंखुड़ी, जो पंखुड़ी होती है ना, कलरफुल पंखुड़ी जो होती है वो होता है पेटल। ये इनर वर्ल्ड कवर कर रहा है, ये देखो, ये आउटर वर्ल्ड है ना, ये इनर वर्ल्ड है। क्या काम कर रहा है भैया, जो इनर वर्ल्ड में सेपल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेपल क्या काम करेगा, जो इनर वर्ल्ड में फ्लावर में जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा, सीधी सी बात, बहुत बढ़िया, ठीक। पेटल की बात करता है, पेटल दिखने में बहुत खूबसूरत होता है ना, पेटल दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, इट इज कलरफुल, इट इज कलरफुल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें खुशबू भी होती है ना, इसमें फ्रेगनेंस होती है कि नहीं, इसमें खुशबू होती है, इसमें फ्रेगनेंस होती है, ठीक, इसमें जो है वो फ्रेगनेंस भी होती है, इसमें होता है नेक्टर। ये सब चीजें इसमें क्यों होती हैं इसकी भी बात करेंगे, है ना। कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, पहली बात तो, है ना, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पर यार ये कलरफुल होता है, जूस होता है जो, ठीक, बहुत बढ़िया। ये आपका पेटल हो गया। अब ऐसा क्यों होता होगा यार, ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ठीक है, जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये पेटल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब उनको ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं उसकी भी बात करेंगे, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, चिंता मत करो, एक एक करके सबकी बात करेंगे। पहले मैं तुमको पार्ट समझा रहा हूँ, सेपल समझ लिया, पेटल समझ लिया, इनर वर्ल्ड कवर कर रहा है,
ये जो है दिस यू कैन सी, दिस इज द ओवरी, ये होता है ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, ओवरी के अंदर जो है होता है ओव्यूल, ऑलराइट। ये होता है यार आपका स्टिग्मा, दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये है फीमेल पार्ट, है ना। कार्पेल ये फीमेल पार्ट होता है, कार्पेल या फिर बोल लो पिस्टिल बोल लो, ठीक, कार्पेल बोल लो या फिर पिस्टिल बोल लो। यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके दिया, ये इतना दिखना ना तुमको, ये जो लिखा हुआ है ना ये फीमेल पार्ट है। तुम्हारा स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, कार्पेल स्लैश पिस्टिल, कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर यार जो मेल पार्ट होता है ना, जो मेल पार्ट होता है, जैसे कि हमने देखा कि फीमेल पार्ट जो होता है, एक सेकेंड, जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या होता है, इट इज द कार्पेल और पिस्टिल, है कि नहीं। जो मेल पार्ट होता है इट इज स्टेमेन, है ना, वो होता है स्टेमेन, ओके, स्टेमेन, स्टेमेन, तो मेन से याद रख सकते हो कि मेल पार्ट है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। उसमें एंथर और फिलामेंट होता है। अब यार सेपल जो होता है ना, जो सेपल आपका होता है यहाँ पर, इसके ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स, इसके ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स, इसके ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स। जो पेटल होता है ना, ये जो पेटल होता है इसके ग्रुप को कहा जाता है कोरोला। हाँ भाई, गाड़ी नहीं आती टोयोटा कोरोला, आती है ना कोरोला, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बात हो गई यहाँ पर छोटे मोटे जितने भी पार्ट्स हैं। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, एक एक पार्ट को समझेंगे, ठीक। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, ये नीचे लिखा हुआ भी था। और ये क्या है, दिस इज आवर हिबिस्कस। अब एक एक पार्ट की हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इसके अंदर कैसे फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक। यहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस हैं, वो हम सारी बात करेंगे। यहाँ पर आसान है, तुमको बस उसको एक क्रोनोलॉजी में याद रखना है, ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ओहो यहाँ पर दे रखा है, देखो मैंने बोला था ना हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा होगा। फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट, सबसे पहले बात करते हैं सेपल की। इट इज द ग्रीन कलर्ड पार्ट बीनीथ द पेटल्स टू प्रोटेक्ट द राइजिंग बर्ड्स। बेसिकली तुम देखो यार, जब एक फ्लावर ग्रो हो रहा होता है तो एकदम से तो फ्लावर नहीं बन जाता, वो ऐसी बर्ड होती है ना, वो जो बर्ड ग्रो हो रहा होता है, तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि वो खुलता है ना, और खुलने के बाद में जो पत्तियां हैं वो पत्तियां साइड में रह जाती है और फिर फ्लावर उसमें से निकलता है। अगर तुमने किसी भी फ्लावर को ग्रो होता है उसका टाइम लैप्स देखा है, तुम नेट पर भी देख सकते हो, ठीक, किसी भी फ्लावर का ग्रो होते हुए टाइम लैप्स देखना। उसमें क्या होता है यार, उसमें ऐसा होता है कि फ्लावर जब ग्रो करता है ना, तो वो जो बर्ड वो फूटता है बर्ड, और फिर उसमें से फ्लावर निकलता है, फ्लावर ग्रो हो रहा होता है, तो जो पत्तियां होती है, जो साइड के सेपल्स होते हैं, ये सेपल्स जो ग्रीन कलर्ड सेपल्स होते हैं वो ऐसे साइड में निकल जाते हैं, ठीक है, होते उसमें ही है, निकल नहीं जाते, बट वो ऐसे साइड में, वो जो राइजिंग बर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है जो मैंने तुमको समझाई, दे फॉर्म द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड गिव सपोर्ट टू द इनर वर्ल। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल बनाते हैं फ्लावर का, और जो अंदर का इनर वर्ल जो होता है उसको सपोर्ट देते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो बात समझ ली है कि ये जो राइजिंग बर्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये देखो ये रहा, और दूसरा क्या है, जो इनर वर्ल है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं पेटल्स की। पेटल्स इज द कलरफुल पार्ट, दिस लेयर लाइज जस्ट अबव द सेपल लेयर। क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच, ये रही सेपल की लेयर, ये ऊपर है पेटल की लेयर, आया ना, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, दे आर ऑफन ब्राइट इन कलर एज देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स सच एज इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जितना भी यहाँ पर अट्रैक्टिव फैक्टर है इस फ्लावर का, वो इन पेटल्स में लाया करता है, ठीक। और ये अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि ये किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है। किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं, ये हेल्प करेंगे इस फ्लावर को, ये हेल्प करेंगे इस फ्लावर को पॉलिनेशन करने में, क्योंकि उसके बाद में फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये पेटल जो होता है ये कलरफुल पार्ट होता है, मेन याद रखने वाली चीज। दूसरा, इट लाइज अबव द सेपल लेयर, ठीक है। दे आर ऑफन ब्राइट इन कलर एज देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला, तो पेटल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कोरोला। जैसे कि मैंने तुमको बताया यार, भूल मत जाना, सेपल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है कैलिक्स, और पेटल्स को जो है कलेक्टिवली कहा जाता है कोरोला, टोयोटा कोरोला। भैया प्रमोशन कर रहे हो क्या, अरे कहाँ प्रमोशन करूंगा वो भी गाड़ी का है गाड़ी का प्रमोशन करूंगा। चलो ठीक है, बात कर ली सेपल की, पेटल की, आगे बढ़ते हैं, पिस्टिल की बात करते हैं, है ना, पिस्टिल की बात करते हैं। पिस्टिल क्या होता है, मैंने तुमको बताया अभी, पिस्टिल स्लैश क्या था वहां पर, पिस्टिल स्लैश क्या लिखा था वहां पर, नहीं याद आ रहा,
नहीं याद रहा? याद करके बताओ मुझे नीचे क्या लिखा था पिस्टल के साथ में। पिस्टल के साथ में क्या लिखा था मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे तुम, ठीक? बहुत बढ़िया। यहाँ पर यार दिस फॉर्म्स द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, जो पिस्टल होता है या फिर जो आपका कार्पेल होता है, ठीक? मुझे पता है इतने में तुमने ढूंढ ढांड के कमेंट भी कर दिया होगा, है ना? पिस्टल होता है या फिर जो आपका कार्पेल होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। ओके, ये आपका दिस फॉर्म्स द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, लिखा भी यहाँ पर दिस फॉर्म्स द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है? अ कलेक्शन ऑफ पिस्टल्स इज कॉल्ड गाइनोशियम। पिस्टल्स के कलेक्शन को कहा जाता है क्या? इट इज कॉल्ड गाइनोशियम, ठीक? बहुत बढ़िया। ये रहा आपका पिस्टल, है ना? ये रहा आपका पिस्टल, यहाँ रहा आपका स्टिग्मा है, यहाँ पर आपका स्टाइल है, ये ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल, उसके अंदर आपके सेल्स हैं, ठीक है? एम्ब्रियोस है क्या? अब वो सबकी बात करेंगे अंदर की, कैसे अंदर सेल्स होते हैं, कैसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें मेल गैमीट होते हैं, वो जाके फ्यूज करते हैं, उन सबकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये आपका फीमेल पार्ट हो गया, दिस इज द फीमेल पार्ट, ऑलराइट। और यहाँ पर हमने बात कर ली कि इट पिस्टल स्लैश कार्पेल is it contains the female parts of the flowers and a collection of pistils is known as gynoecium, ठीक? बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेल पार्ट की बात करेंगे, है ना? मेल पार्ट की बात करने से पहले सबके मैंने यहाँ पर वो भी लिख रखे हुए थे यार। ये पीपीटी के अंदर ना तुमको थ्योरी काफी देखने को मिलेगी। एक चीज तुम नोटिस करना, थ्योरी काफी लिखी है। Style is a long slender stalk that holds the stigma. Once the pollen reaches the stigma, the style starts to become hollow and forms a tube called the pollen tube, which takes the pollen to the ovaries to enable fertilization. ये जब हम pollination पढ़ेंगे तो तुमको इसका इस्तेमाल समझ में आएगा, अभी बस 5 मिनट में। स्टिग्मा जब हम pollination पढ़ेंगे तब तुमको इसका जो है इस्तेमाल समझ में आएगा, तब ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। एक बार पढ़ भी लो। This is found at the tip of the style. It forms the head of the pistil. देखो जरा, क्या हेड बना रहा है क्या? है ये देखो हेड बना रहा है यहाँ पर, दिस फॉर्म्स द हेड ऑफ द पिस्टल, है कि नहीं? टॉप पे है, बहुत बढ़िया। स्टाइल क्या है? इट इज अ स्लेंडर लॉन्ग, देखो यहाँ पर क्या है स्टाइल? स्टाइल क्या है? इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक दैट होल्ड्स द स्टिग्मा। स्टिग्मा टॉप पर होता है और वो स्टिग्मा को होल्ड करके रखता है। इसमें से आपका पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करके बताऊंगा मैं पॉलिनेशन में, ठीक? ओके, द स्टिग्मा कंटेन्स अ स्टिकी सब्सटेंस whose job is to catch pollen grains from different pollinators or those dispersed through the wind. बेसिकली यार यहाँ पर ये जो स्टिग्मा होता है इसमें कुछ ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है? और हम जनरली नोटिस भी करते हैं कि अगर कहीं पर कुछ स्टिकी सब्सटेंस है और अगर हमने उस पर कोई भी चीज़ अगर उस पर गिर जाती है, अगर उस पर फेंक देते हैं हम, तो वो उससे चिपक जाती है। सिमिलरली स्टिग्मा में भी ऐसा एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि जनरली पोलन ग्रेन्स को चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए काम आता है। ऐसा नहीं कि फेविक्विक से वहाँ पर बैठ के चिपका रहे हैं, ये सब चीज़ें नेचुरली हो रही होती है, ठीक? क्या हम वहाँ पर फ्लावर को बैठे बैठे उगाते हैं? नहीं, वो सब अपने आप होता है, ठीक है? ये सारे नेचुरल फैक्टर से होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? क्योंकि अगर पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे स्टिग्मा पर, जो मैं तुमको अभी पॉलिनेशन में समझाऊंगा, अगर पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे पॉलिनेशन से स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्दर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, जो ओवरी होती है ये मैं तुमको वापस से एक बार जब मैं तुमको पॉलिनेशन समझाऊंगा ना उसके बाद सब तुमको वापस समझाऊंगा। ओवरी जो होती है दे फॉर्म द बेस ऑफ द पिस्टल, हमने देख लिया था कि कुछ आपका ऐसा था, ये है ना, कुछ आपका ऐसा था, तो ये आपका बेस बनाती है ओवरी, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। द ओवरी होल्ड्स द ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर हमने देखा कि ओव्यूल्स थे, ठीक? द ओव्यूल दीज आर द एग सेल्स ऑफ अ फ्लावर, दे आर कंटेन्ड इन द ओवरी। ओके ओके, सब समझ में आएगा जब पॉलिनेशन समझेंगे, ठीक है? अब देखो जरा, हमने फीमेल पार्ट की बात की, फिर उसके एक पार्ट की बात की। जब हम पॉलिनेशन समझेंगे तो वो एक पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा क्या काम करता है। अभी बात करते हैं स्टेमन की, जो कि आपका यार मेल पार्ट होता है, ठीक? स्टेमन जो होता है जो कि आपका मेल पार्ट होता है, ओके? बहुत बढ़िया। स्टेमन, यहाँ पर मेन आ रहा है तो मेल पार्ट होगा, ठीक है? मेन आ रहा है तो मेल पार्ट होगा। अब एक चीज अगर नोटिस करोगे, हमने वहां पर भी देखा था बहुत सारे स्टेमन थे, देखा था हमने। यहाँ पर स्टेमन के अंदर होता है ये एंथर और ये फिलामेंट, ठीक? अब ये जो एंथर होता है, इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन सैक्स। ये देखो, इसको यहाँ पर खोला गया, इसको से खोला गया, देखो मतलब दिखाने के लिए पोलन सैक्स होते हैं। इन पोलन सैक्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है? मतलब तो समझ लो कि ये पोलन ग्रेन्स का गोडाउन है और इन पोलन सैक्स के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स है, बहुत सारे जो है वो पोलन ग्रेन्स हैं। दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, मेनी स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम। जैसे हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ द कार्पेल इज नोन एज गाइनोशियम, वैसे यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोशियम, ठीक? बहुत बढ़िया।
अब यहां से शुरू होने वाली है पोलन ग्रेन से फीमेल पार्ट तक जाने की कहानी, और वहां से फिर एग तक जाने की कहानी, और फिर वहां से फ्यूज होकर जाइगोट बनने तक की कहानी। ठीक, ध्यान से देखना अभी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने बात कर ली मेल स्टेमेन, बहुत इजी है, बहुत आसान है ना। इट इज दी मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये रहा एंथर, ये रहा फिलामेंट, और यहाँ पर होते हैं अंदर पोलन सैक्स जिनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, शुरू करते हैं यहाँ से कि पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या है, एंथर मेल पार्ट है। ठीक है, एंथर क्या है, एंथर मेल पार्ट है, मेल टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है कि नहीं। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। तो एंथर से स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर विच इज द मेल पार्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने की जरूरत है, टू स्टिग्मा विच इज द फीमेल पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन। अच्छा, तो यहां पर हमको पॉलिनेशन का बेसिक समझ में आ गया कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन ये ट्रांसफर होगा कैसे, है ना, इसकी बात करते हैं अभी, है ना। मतलब हमको सोचो तुम, अगर तुम पीछे थोड़ा सा स्लाइड में जाते हो, है ना, अगर पीछे हम स्लाइड में जाते हैं थोड़ा सा, ये देखो एंथर से यहाँ पर स्टिग्मा तक उड़ के तो जाएंगे नहीं, उड़ के जाएंगे, ठीक, उड़ के भी जाएंगे, ओके, अपने आप जाएंगे नहीं, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत है। वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उनकी भी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नाउ सिट बैक, रिलैक्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यार देखो, होता ये है कि पोलन ग्रेन्स जो होती है ना, वो एंथर से स्टिग्मा पर जाएंगी। ठीक है, स्टिग्मा से फिर वो नीचे कैसे जाएंगी वो मैं तुमको समझाऊंगा आगे। लेकिन हमको पहली चीजें समझनी होगी कि जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर जाएंगी तो उनको कौन ले जाएगा, उनको ले जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक विंड, लाइक इंसेक्ट्स, है ना, लाइक वाटर। ठीक, अब मान लो कि हवा चल रही है तो पोलन ग्रेन्स उड़ गए और यहां पर स्टिग्मा पर आकर चिपक गए, है ना। पोलन ग्रेन्स उड़ गए और आकर स्टिग्मा पर आकर चिपक गए। किसने किया, विंड ने किया। हो सकता है कि कोई बी आई या फिर कोई इंसेक्ट आया, पहले वो बैठा यहाँ पर बैठा पहले वो, और यहाँ से उसके बाद में फिर वो यहाँ पर बैठा, है ना। जैसे ही वो यहाँ पर बैठा था, उसके पैरों पर, इमेजिन करो उसके पैरों पर क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स चिपक गए। और जैसे ही वो उड़ के यहाँ पर आया, उड़ के जब वो यहाँ पर आया तो क्या हुआ कि यहाँ पर स्टिकी था थोड़ा सा, तो वो जो पोलन ग्रेन्स थी वो वहाँ पर चिपक गए। ठीक, अच्छा, तो ये बात हमने समझ ली कि कैसे ट्रांसफर होते हैं। अब इसमें एक और कैच है यार, इसमें एक और कैच ऐसा है कि या तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जा सकते हैं। जैसे कि ये मान लो ये फ्लावर एक, ठीक है, ये एक फ्लावर है, तो इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन जो है वो जा रहा है तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। नाम में लिखा हुआ है सेल्फ, यानी कि अपने ही आप में, खुद में ही। ठीक, वो हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन जब एक इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जो है वो क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन जो है वो जा रहे हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अच्छा, तो भैया क्या क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा होगा कि एंथर, इस एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गए? हाँ, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बताता हूं आगे। ठीक है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये देखो, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। ठीक, यहां के एंथर से उड़ के जो है वो इसके स्टिग्मा पर गए। अब ये भी हो सकता है ना कि यहां पर पहले इंसेक्ट बैठा इस एंथर पर और वो यहां पर बैठा ही नहीं, इस स्टिग्मा पर बैठा ही नहीं, वो उड़ा, यहां से उड़ा और उड़ के इस स्टिग्मा पर बैठ गया। उसका तो कोई दोष नहीं है, फ्लावर्स को उस अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब यार पोलन ग्रेन्स इस एंथर से इसके स्टिग्मा पर अगर आती हैं, ठीक है, तो वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, क्रॉस पोलिनेशन में बी देन बी ब्रॉट अबाउट बाय अ नंबर ऑफ एजेंट्स, चीफली इंसेक्ट्स एंड विंड। ये भी अगेन हो सकता है कि जोरों की हवा चल रही है, तो जो पोलन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर से उड़ के आए हैं वो जरूरी नहीं है कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए। उड़ के आ गए, यहाँ पर एक फ्लावर है, इसके स्टिग्मा पर आकर चिपक गए। ठीक, तो वो भी चीज हो सकती है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। होता क्या है, देखो, होता ये है यार कि हम अभी यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक जो है वो पहुंच चुका है। ठीक, एंथर से स्टिग्मा तक जो है वो पहुंच चुका है। अब इसके बाद में, है ना, इसके बाद में क्या होने वाला है,
इसके बाद में इस पोलन ग्रेन को जो है वो यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, वो यहाँ तक जो है वो पहुँचना है। वो कैसे पहुँचेगा, वो कैसे पहुँचेगा? तो जैसे ही यार यहाँ पर पोलन ग्रेन जब लैंड होता है स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, लैंड हो गया, चिपक गया। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन लैंड होगा, 2-3 भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 हो गए, है ना। तो बेसिकली जैसे ये लैंड होता है उसके बाद वहां से निकलता है एक पोलन ट्यूब, वहां से एक आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, अंदर की साइड में जो तुम देख सकते हो, ठीक, जो तुम देख सकते हो, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। अब सीधी सी बात है भैया, यहां पर भी रेस होती है। मान लो कि देखो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये वाली जो पोलन ग्रेन है, ये वाली जो पोलन ग्रेन है, इसका पोलन ट्यूब यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेल गैमीट होंगे, इसके अंदर जो मेल गैमीट होंगे वो यहां पर फ्यूज करेंगे, ठीक। तो यहां पर भी रेस होती है, जो पोलन ट्यूब पहले पहुंचेगा अगेन फर्टिलाइजेशन उसके साथ में होने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगेन, यहां पर अगेन क्या हुआ कि यहां से मेल जर्म सेल आया, यानी कि मेल गैमीट आता है ना। पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं वो मेल गैमीट, ध्यान रखना, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं। तो ये एक रास्ता बना दिया, तुम समझो कि एक रास्ता बना दिया पोलन ट्यूब से, मतलब पोलन ग्रेन से यहाँ ओवरी तक का एक रास्ता बना दिया है पोलन ट्यूब ने, है ना, एक ब्रिज बना दिया है, ओके। अब उसमें से आराम से ये मेल गैमीट आ रहा है, 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 ठीक है, यहाँ से आया, और ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल, ठीक, बहुत बढ़िया। तो पर देखो, when a pollen load of 500 to 200 pollen grains is deposited on a stigma at one time, each pollen grain grows a pollen tube into। हर एक पोलन ग्रेन जो है वो अपनी तरफ से ट्राई करता है कि भैया मेरा पोलन ट्यूब सबसे पहले जाकर पहुंच जाए, लेकिन जीतता वही ऑफ कोर्स जिसका सबसे पहले जाकर पहुंचता है, ठीक। द पोलन ट्यूब्स दैट ग्रोज द फास्टेस्ट रीच द ओव्यूल्स फर्स्ट टू फ्यूज, ठीक। जो मैंने तुमको बताया, यहाँ पर 2 का एग्जांपल दिया था, है ना। अगर यहाँ पर 50-60 बना दिए तो डायग्राम बनाते नहीं आएगा हमको, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये पहली स्टेप हो गई कि यहाँ पर भैया पोलन ग्रेन लैंड हुए, उसके बाद में फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब बना, और उसके बाद में उसके अंदर से मेल गैमीट जो है वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में जाके यार ओव्यूल जो होती है ना, ओव्यूल वो फ्यूचर में जाके फ्रूट सीड बनती है ना। जो ओव्यूल होता है ना वो फ्यूचर में जाके सीड बनता है। जो ओवरी होता है ना वो आगे जाके फ्रूट बनता है ना। ओवरी के अंदर ओव्यूल, फ्रूट के अंदर सीड, बस समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पॉलिनेशन समझ लिया, पॉलिनेशन समझ लिया। अब इसके बाद हमको फर्टिलाइजेशन समझना है, जिसकी थोड़ी बहुत प्रोसेस तो हमने समझ ली है कि कैसे पोलन ट्यूब ग्रो हुआ, वहां से मेल गैमीट आ रहा है। अब वो मेल गैमीट फ्यूज कैसे करेगा ये देखो। ऑलराइट, अब बात करने वाले हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन की, ठीक। वहां पर यार ये जो था, ये पूरा का पूरा जो है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ पर एनलार्ज करके बना दिया है, ठीक है। उसको यहाँ पर एनलार्ज करके बना दिया है, ये देखो यहाँ पर। हमारा मतलब इससे ही है, ये पोलन ट्यूब दिख रहा है तुमको, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब है। भैया यहाँ पर 2 मेल गैमीट दिख रहे हैं, तो हाँ एक टाइम पर यार 2 मेल गैमीट आ रहे होते हैं, क्योंकि एक किसी और से फ्यूज करेगा, एक किसी और से फ्यूज करेगा। वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद द एग अलॉन्ग विद द यूनियन ऑफ द सेकंड मेल गैमीट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई और द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर यार जो 2 मेल गैमीट्स आए है ना, वो हमने देखा पोलन ग्रेन था, उसमें से ट्यूब निकली, वहां से 2 मेल गैमीट्स आए, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, अभी भी आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। अच्छा, उसमें से एक जो है यार, उसमें से एक मेल गैमीट है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा, है ना, वो एग के साथ में फ्यूज करेगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये रहा, ये एक मेल गैमीट इससे फ्यूज कर जाएगा, है ना। अच्छा भैया, तो एक मेल गैमीट का तो काम सेट होगा, उसकी जिंदगी सेट है, ठीक है। आगे जाके जो भी जाइगोट वाइगोट बनना है वो बनते रहेगा। दूसरा जो मेल गैमीट है उसका क्या काम है? तो दूसरा मेल गैमीट होता है ना, ये जो दूसरा मेल गैमीट होता है ये जाके फ्यूज करेगा इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। ये जो दूसरा मेल गैमीट है ये जाके फ्यूज करता है, ये जाके फ्यूज करता है किससे? इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद द एग, हाँ जी, ये एक मेल गैमीट जो है, एक मेल गैमीट जो है वो एग के साथ में फ्यूज कर रहा है। एंड द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट, दूसरे मेल गैमीट का फ्यूजन जब पोलर न्यूक्लियाई से होता है, सेकेंड मेल गैमीट विद पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट,
आउट ऑफ द 2 मेल गैमीट्स वन फ्यूजेस विद द एग टू कैरी आउट जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ठीक है, इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। जब ये जो एक मेल गैमीट होता है ना, जब वो इस एग से जाके फ्यूज करता है ना, फीमेल गैमीट से जाके जब वो फ्यूज करता है, तो उसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। ये देखो, उसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। ये रहा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो यार, ये रहा आपका ये पूरा, ये ऊपर जो होता है, ये जो दिख रहा है तुमको, ये एंटीपोडल्स है, दीज आर एंटीपोडल्स। ओके, पहले तुम ये समझो पोलर न्यूक्लियर, ये समझ लिया हमने, ये तो हमने समझ लिया अभी, जस्ट ही समझा कि एक मेल गैमीट जो है वो एग से फ्यूज किया, एक मेल गैमीट जो है इन 2 पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज किया। ठीक है, इन 2 पोलर न्यूक्लियर से जाकर फ्यूज किया। ओके, अब यहां पर यार जब ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज किया, तो ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है जाइगोट। हमको पता है, क्योंकि बेसिक ही वही है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूज करने का, कि जब वो फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बन गया यहाँ पर, है ना, जाइगोट बन गया। उसके बाद में, है ना, ये जो दूसरा मेल गैमीट जो इन 2 न्यूक्लियर से जाके फ्यूज हुआ है, ये जो दूसरा मेल गैमीट जो इन 2 न्यूक्लियर से जाकर फ्यूज हुआ है, वो बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक, इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। अब भाई साहब ये जाइगोट जो है, इस जाइगोट के नरिशमेंट के लिए, इस जाइगोट को नरिशमेंट मिले, उसके लिए ये एंडोस्पर्म जो है वो काम आता है ना, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस जाइगोट। ठीक है, ये जो आपका एंडोस्पर्म है वो काम आता है। तो यहां पर यार सब चीजें कितनी फ्लॉलेसली हो रही हैं। एक पोलन ट्यूब था, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे, जिसमें से एक पोलन ग्रेन जीत गया। उसका पोलन ट्यूब सबसे पहले जाके जो है इस माइक्रोपाइल से अंदर एंटर कर गया। ठीक, उसमें से निकले 2 गैमीट, वो दोनों गैमीट आए, जिसमें से एक गैमीट जो है वो फ्यूज कर गया एग से और बना दिया जाइगोट। तो यार अब जो ये जाइगोट बना है, इस जाइगोट को नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म काम आएगा। ठीक, तो दूसरा जो मेल जर्म सेल था वो भी वेस्ट नहीं गया, उसने भी कुछ ना कुछ काम कर लिया, पोलर न्यूक्लियस से जाके फ्यूज कर गया, और वो जो एंडोस्पर्म बना अब वो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। द सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियर, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन व्हिच फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। अभी हमने बात कर ली, क्या हमको बता रहा है तू? अभी हमने बात कर ली। ठीक, ओके, तो यहां पर ये चीज है, सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियर, हमने अभी देखा, फिर बनता है एंडोस्पर्म। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ठीक, एक सेकेंड, ऑलराइट, एक सेकेंड। एक चीज मैं तुमको बताना भूल गया, यहां पर एक चीज मैं तुमको बताना भूल गया कि जब ये सेकंड मेल गैमीट, जब यार ये सेकंड मेल गैमीट, अच्छा हुआ ये काम आया अपने को, ये चीज मैं बताना तुमको भूल गया था। सेकंड मेल गैमीट जो है जब वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियर से, है ना, और बनाता है एंडोस्पर्म, तो भाई साहब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यानी कि तुम देखो जरा, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो होता है फ्यूजन, सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन, किसका? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का। ठीक है, वो एक पहली स्टेप है। दूसरे केस में क्या होता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में ही दूसरे इसमें क्या हो रहा है कि जो दूसरा मेल गैमीट होता है ना, वो जाकर फ्यूज करता है उन 2 पोलर न्यूक्लियर से। ठीक है, वो जाके फ्यूज करता है उन 2 पोलर न्यूक्लियर से, और उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, है ना। ट्रिपल याद रखना बहुत आसान है, 2 पोलर न्यूक्लियर प्लस 1, 2 पोलर न्यूक्लियर प्लस 1 मेल गैमीट, कितना बन गया? 3 बन गया। तो इसमें यहाँ पर ये ट्रिपल फ्यूजन है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना यार कि डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो आप लिखोगे द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, बनता है जाइगोट, दिस इज फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद लिखोगे कि जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो जाकर फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियर से एंड बनाता है एंडोस्पर्म। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी बात करते हैं जर्मिनेशन की। यार ये हमारी सीड होती है, सबको पता है ये सीड होती है। ठीक, अब अगर हम इस सीड के फ्लैप को खोलते हैं, है ना, इस सीड के फ्लैप को अगर हम खोलते हैं तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या है? ये फ्यूचर शूट है, ये फ्यूचर शूट है जो कि ऊपर ग्रो करेगा, है ना। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है फ्यूचर रूट, दिस इज फ्यूचर रूट, ये नीचे ग्रो करेगा। ठीक, तो ये इतना ही था। एंड दिस इज कॉटिलेडन। ओके, तो ये फ्लैप खोलो, फ्लैप खोलने के बाद में ये डायग्राम याद रखना यार, डायग्राम याद रखना जर्मिनेशन में। ठीक, ये फ्लैप खोलो, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऊपर ग्रो करेगा, दिस इज फ्यूचर शूट, नीचे वाला जो पार्ट है वो नीचे ग्रो करेगा, दिस इज फ्यूचर रूट। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है वो समाप्त हो चुका है।
इसमें एक चीज ध्यान रखना कि चीजों को हमेशा एक ऑर्डर में याद रखना। सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले होने वाला है पॉलिनेशन, ठीक, सबसे पहले होने वाला है पॉलिनेशन, ऑलराइट। फिर हमने इस पॉलिनेशन के अंदर देखा यार कि पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। बहुत बढ़िया। अब पॉलिनेशन के अंदर हमने दो टाइप्स देखे थे, एक था सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन, है कि नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर जो है वो पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, बहुत अमेजिंग। अब इसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि ठीक है पोलन ग्रेन्स आ गए, एक साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आए, लेकिन जीतेगा वो ही जिसका पोलन ट्यूब जो है वो सबसे पहले पहुंच जाएगा ओवरी के पास में, ठीक है। ऊपर वो चलाजा होता है, वहां से वो पोलन ट्यूब ऐसे नीचे आ रहा होता है और वो माइक्रोपाइल के थ्रू अंडर एंटर करता है, ठीक, बहुत बढ़िया, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप में फिर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर पोलन ट्यूब ग्रो करता है। पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है और इसमें से जो जीतेगा उसका पोलन ट्यूब जाकर वहां पर जो है वो एंटर करेगा। इसमें होता है यार, उसमें से फिर पोलन ग्रेन निकलता है, पोलन ग्रेन के अंदर होता है दो मेल गैमीट। फिर हम तीसरी स्टेप में देखते हैं कि कैसे एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है फीमेल गैमीट से और बनाता है जाइगोट, है ना, यानी कि ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की। प्लस इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि कैसे यार जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो जाकर फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से और बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक, और बनाता है एंडोस्पर्म। ये होता है ट्रिपल फ्यूजन, और वो होता है फर्टिलाइजेशन। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है। फिर हमने जर्मिनेशन की बात की, ये आपका फ्यूचर शूट है, आपका फ्यूचर रूट है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। ओके भाई साहब, तो हमने अभी बात कर ली है बहुत सारी चीज़ों की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली है, उसके बाद में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात कर ली है। अब फाइनली आता है अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मस्ती मजाक कर रहे हैं बस इस टॉपिक को लेकर, ऐसा नहीं है यार, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी अंडरस्टूड, ठीक। तो हम ये समझेंगे इस टॉपिक को, इट इज़ वेरी इजी। पहली बात तो पढ़ने के नज़रिए से ये चैप्टर इजी है, और पढ़ने के नज़रिए से चैप्टर जो इसमें कुछ टर्म्स है बायोलॉजिकल, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब क्या होता है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। Whenever we talk about sexual reproduction, there has to be a male gamete and a female gamete. हमने एक चीज देखी यार प्लांट्स के केस में भी कि एक मेल गैमीट था और एक फीमेल गैमीट था जो कि फ्यूज हुआ और उसके बाद में बनता है जाइगोट। बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक, क्या हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर वो टर्न हो जाएगा इनटू अ फीटस, फिर देन वो ग्रो होगा एज अ बेबी, ठीक। तो बात करेंगे क्या होने वाला है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि भैया मेल से जो स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है, वो फीमेल के जो एग सेल्स हैं वहाँ तक ऐसे चले जाए, कैसी, जैसे कि पॉलिनेशन के थ्रू हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन होगा, कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू जो मेल स्पर्म सेल्स हैं वो फीमेल गैमीट तक पहुँच पाए, ठीक है। तो उसको कॉपुलेशन कहते हैं। क्या होता है कॉपुलेशन? पॉपुलेशन नहीं, कॉपुलेशन, ये रहा यहाँ पर, ठीक। कॉपुलेशन इज द एक्ट ऑफ मीटिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ऐसा एक्ट ऑफ मीटिंग मतलब जिसके अंदर जो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का जो फ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है, वो कैसे होगा, वो तब होगा जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पास में आएंगे, ठीक है। और वो जो प्रोसेस होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो होती है कॉपुलेशन, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, डायरेक्ट सी और सीधी सी बात है। अब ये होता है यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। इसके बाद में फिर हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, ठीक। और उसके बाद में इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब पूछ लिए जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक बार अगर हम डायग्राम समझ गए तो हम जिंदगी में कभी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। ये कुछ ऐसा सा आपका डायग्राम है यार, ठीक। यहाँ पर दिस इज द स्पर्म डक्ट, दिस इज बेसिकली दीज आर बेसिकली टेस्टीज, दिस इज स्क्रॉटम, द ब्राउन सैक, ये पेनिस होता है,
ठीक है। और ये पेनिस ही जब वजाइना में इंसर्ट होता है उसके बाद में ही जो स्पर्म सेल्स होते हैं ना वो फीमेल एग तक जो है वो पहुंच पाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे यार स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर वो कैसे किस ट्यूब से जो है पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं और फिर जो है वो वजाइना के अंदर एंटर होते हैं और फिर कैसे वो एग तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्पर्म्स कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो जरा, टेस्टीज है ना, हमने देखा था नीचे टेस्टीज देखी थी, ओके। अ मैन हैज 2 टेस्टीज, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। तो बेसिकली टेस्टीज जो होते हैं, अब टेस्टीज के अंदर क्या क्या होता है पहले ये देख लो फिर बात करेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। यही टेस्टीज जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टीज। अच्छा, टेस्टीज ऑल्सो सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, दे ऑल्सो सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। स्पेलिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेलिंग में गलतियां होती नहीं तो और फालतू के नंबर कट जाएंगे हमारे जो हम चाहते नहीं है। पता होने के बाद भी नंबर कटते तो दुख होता है कि नहीं होता? होता है ना, ठीक है। ऑल्सो सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन विच रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अपीयरेंस फॉर द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बेसिकली यार वो जो पीरियड होता है जब हमारे अंदर एडोलेसेंट चेंजेस आते हैं, जब हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, वो पीरियड होता है प्यूबर्टी का, है ना। वी हिट प्यूबर्टी, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, टेस्टीज जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट कर रही होती है, जिनका काम क्या होता है? सबसे पहला काम तो ये है कि ये स्पर्म के रेगुलेशन, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने में काम आते हैं, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने में काम आते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी यहाँ पर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जो कि अपीयर होते हैं, है ना, जो कि दिखने वाले अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वो भी इन टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आते हैं, ठीक। ऑल्सो सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन अपीयरेंस, ठीक है। जो एडोलेसेंट चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। कब, किस टाइम पर? प्यूबर्टी के टाइम पर, ओके, बहुत बढ़िया। टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स व्हेन द बॉडी हिट्स द प्यूबर्टी। अब ऐसा नहीं है कि यार देखो, एक फेज होता है ना, बचपन से लेकर जब तक प्यूबर्टी हम हिट करते हैं तब तक बॉडी की एक फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, बॉडी की एक फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद में यार कि हाँ एक एज आती है, उसके बाद में प्यूबर्टी हिट होती है, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद में टेस्टीज कब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी स्पर्म्स? उसके बाद में जब प्यूबर्टी हिट कर ले बॉडी, ठीक, जब बॉडी में प्यूबर्टी हिट हो जाए, जब बॉडी जो है व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी, उसके बाद में जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं। कौन करते हैं? टेस्टीज, ठीक है। हमने समझ लिया टेस्टीज का सिस्टम। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये समझना इजी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर इट हैज 2 टेस्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। अब टेस्टीज के अंदर देखो क्या क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, हाँ जी, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी सीक्रेट करती हैं, और तुम्हें ये याद रखना बहुत आसान है यार, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्ट इस चीज से याद रखना, ओके। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सबसे पहले तो इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। दूसरा, इसी के साथ साथ जो बॉडी के अंदर अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी, वो भी टेस्टोस्टेरोन का कमाल है, ओके। और हमने देख लिया कि टेस्टीज का प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है जब बॉडी प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टेस्टीज की बात जो है वो कर ली है, हमने यहाँ पर जो टेस्टीज की बात है वो कर ली है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्रोटम की। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की होगी यार, कि जो टेस्टीज थी वो किसी एक पर्टिकुलर ना चीज के अंदर लाई कर रही थी, वो चीज क्या है? दैट इज स्क्रोटम। ये देखो, दैट इज स्क्रोटम, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द टेस्टीज लाई इन अ ब्राउन सैक कॉल्ड स्क्रोटम। एक ब्राउन सैक होता है जिसमें टेस्टीज लाई करती हैं, टेस्टीज होती हैं, प्रेजेंट होती है, और उसको हम क्या कह रहे होते हैं? स्क्रोटम, ओके, विच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी ये पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो टेस्टीज होती हैं बेसिकली वो एक ब्राउन सैक में लाई करती है, एंड दैट ब्राउन सैक इज नोन एज स्क्रोटम, ओके, बहुत बढ़िया। इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्योंकि the reason for this is sperm's production requires a lower temperature than the body temperature. ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इसलिए लाई कर रहे होते हैं क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जो उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना, वो बॉडी के टेम्परेचर से कम रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए बाहर लाई करते हैं,
ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमने स्क्रोटम की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वास डिफरेंस की। ये वास डिफरेंस क्या होता है, देखो जरा, यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि यार टेस्टिस से एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर निकल रहा है, दैट इज वास डिफरेंस। ठीक है, दैट इज वास डिफरेंस। ओके, और यार अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है ना, इसका फंक्शन समझ लेते हैं। देखो जरा, स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड, देखो यहाँ पर, स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस आर कैरीड बाय द वास डिफरेंस एंड थ्रू यूरेथ्रा these sperms reach the site of fertilization। बेसिकली जो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हुआ है, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं ना, ठीक है, वास डिफरेंस क्या करता है कि इनको कैरी करने का काम करता है, फॉरवर्ड कैरी करने का जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, फिर वास डिफरेंस के थ्रू फिर वो जाते हैं स्पर्म डक्ट के थ्रू, बेसिकली वो जाते हैं फिर कहाँ पर, यूरेथ्रा में, एंड देन यूरेथ्रा से फिर वो जाते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, यानी कि बेसिकली दे एंटर द वेजाइना, उसके बाद में फिर वो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब से, फिर बात करेंगे आगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो वास डिफरेंस का क्या काम है, sperms which are produced in the testes are carried by the vas deferens। ठीक, बहुत बढ़िया है ना, कमाल हो गया है। तो इसके बाद बात करेंगे यूरेथ्रा की, इसके बाद बात करेंगे यूरेथ्रा की। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स। देखो यहाँ पर, ये देखो, देख लो ना, सब चीजें दिख रही है जब हमको सामने। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, सो सॉरी, ये ब्लैडर है। ठीक, और हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और फिर वो ब्लैडर में स्टोर होता है until and unless it is not discharged from the body। ठीक, यहां से भी देख सकते हो, यहां से यूरिन आता है और यहां से जो स्पर्म है वो आ रहा होता है। ठीक है, सो बेसिकली सीन ऐसा है कि ये जो आपका ये जो यूरेथ्रा है, ठीक, जो यूरेथ्रा है ना, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ही रास्ता है। ऑलराइट, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ओके, यूरेथ्रा तक हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की। ठीक है, नाम पढ़ लो, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। देखो जरा, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल होता है, ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल होता है, इनका एक कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है। तब हमको लिखना होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी। यानी कि बेसिकली देखो, ये स्पर्म है, ये स्पर्म सेल है, ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। स्पर्म के इजी पैसेज में स्पर्म इजीली फ्लो कर पाए, स्पर्म इजीली आगे जा पाए, स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट, बेसिकली ये क्वेश्चन जब आएगा तो साथ में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन दी स्पर्म मोबिलिटी। Seminal vesicles secrete a magnificent proportion of the fluid that ultimately becomes the semen when mixed with the sperm। बेसिकली ये जो फ्लूइड सीक्रेट कर रहे होते हैं ना, ये जो फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, वो जब फ्लूइड स्पर्म के साथ में मिलता है तो वो बन जाता है सीमेन। ठीक है, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स द सीमेन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये क्या करते हैं, दे रिलीज अ फ्लूइड। कैसा फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो कि सबसे पहले तो क्या करता है, सबसे पहले तो ये स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर मिस हो गया, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, स्पर्म को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों, देखो जरा, पहली बात तो ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इजी पैसेज प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि भाई साहब स्पर्म्स जो होते हैं ना, उनको एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, उनको काफी लंबा रास्ता तय करना है, और आगे जाके तुम ये भी समझोगे, ये भी सीखोगे कि कैसे बहुत सारे जो स्पर्म्स होते हैं, दे आर डेड, वो साइट तक पहुंचने के पहले ही मर जाते हैं, दे डाई। ठीक है, तो इसलिए यार नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पहली बात तो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अभी हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, ये होता है यार आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे नीचे भेजा है ना, उसके ऊपर दिस इज सर्विक्स, देन दिस इज यूटेरस। ओके, ये यहाँ पर होता है फेलोपियन ट्यूब। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का ये जो है दिस इज ओविडक्ट, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब। ओके, हर एक की बात करेंगे आगे जाके। देन दिस इज द ओवरी, जिसके अंदर जो एग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये होता है बेसिक सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन यार मैं बेसिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का डायग्राम याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं जब तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों जो पोर्शन है वो काफी आसान है, इनके डायग्राम भी आसान है एंड पार्ट समझना भी बहुत आसान है। नाउ कमिंग बैक टू द बायोलॉजिकल पार्ट।
आगे चलते हैं, है ना, और बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का क्या क्या यूज़ है। यहाँ पर यार जो ओवरीज होती है, हमने देखा ओवरीज, ये रही ओवरीज, है ना, दोनों साइड पर लोकेटेड है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, पढ़ो जरा आप क्या लिखा हुआ है। These are the oval shaped glands which are small and are located on both the side of the uterus। हमने देखा था वो यूटरस था, यूटरस के दोनों साइड पर ओवरीज प्रेजेंट थी, है ना, देख लो यार, अभी देख लो, कोई चिंता नहीं, ये देखो, ये ओवरी, ये यूटरस है, यूटरस के दोनों साइड पर ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक, बहुत बढ़िया। These are the oval shaped glands which are small and are located on both the side of uterus। Ovaries produce hormones and eggs। Ovaries produce hormones and eggs, ठीक है, बहुत बढ़िया। Ovaries present inside the abdominal cavity। Production of hormones estrogen and progesterone। Basically, जैसे कि हमने वहां पर बात की थी, कि कैसे जो टेस्टिस थे वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते थे, वैसे यहाँ पर यार जो ओवरीज होती है दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यार मैंने तुमको जो इतना समझाया है अभी तक, मैं तुमसे बस एक चीज पूछता हूं, और ये चीज तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसलिए पूछ रहा हूं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों का क्या यूज होता है, मतलब ये दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों हार्मोन्स जो है वो क्या काम करते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है, ये तुम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना मतलब क्या बताओगे, सही है ना, होमवर्क है तुम्हारा, भैया होमवर्क देने लग गया, अब भी करना है और मुझे बताना क्या काम होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। Now these ovaries consist of many immature eggs। ये जो ओवरीज होते हैं जो कि दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। प्यूबर्टी हिट करने के बाद में बेसिकली क्या होता है कि वो एग धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, फिर 1 महीने की, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक, ओके। दे देन स्टार्ट टू मैच्योर रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब अभी मैंने बताया ना, जब प्यूबर्टी की एज हिट होती है, ये थ्योरी में इसलिए लिखता हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम लिखते समय मतलब पढ़ते समय थोड़ा बहुत लिख भी सको और थ्योरेटिकली याद भी कर सको। जैसे प्यूबर्टी वाली एज हिट होती है तब क्या होता है कि ये जो एग्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, फेलोपियन ट्यूब कहाँ पर था, फेलोपियन ट्यूब ये देखो, ये रहा फेलोपियन ट्यूब, है ना, ये रहा फेलोपियन ट्यूब, ओके, या फिर ओविडक्ट भी कह सकते हैं। दे आर नैरो ट्यूब्स व्हिच अटैच द अपर पोर्शन ऑफ द यूटेरस। Fallopian tubes act as tunnels for the egg cells. Therefore, they transport the egg cells from ovaries to the uterus. Basically, यहाँ से यार यहाँ तक का कॉन्टैक्ट क्या है, तुम देखो, ओवरी से यहाँ से यूटेरस तक का कॉन्टैक्ट क्या है, यही तो है, यही ओविडक्ट तो है, या फिर फेलोपियन ट्यूब बोल लो, यही ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब क्या है, कनेक्शन है बिटवीन दी ओवरी एंड दी यूटेरस, ठीक, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया। फिर बात करते हैं यूटेरस की। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस क्या होता है, देखो जरा, यहाँ पर वापस एक डायग्राम दिखा दे तुम्हारे लिए। इट इज अ पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन विच इज होम फॉर द डेवलपिंग जाइगोट। फर्दर द यूटेरस सेपरेट्स इनटू 2 पार्ट्स, नेमली द सर्विक्स एंड द कॉर्पस। नीचे की बात है ये, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। द कॉर्पस इजीली एनलार्जेस फॉर होल्डिंग अ डेवलपिंग बेबी, ठीक है। सो बेसिकली यार यहाँ पर बेबी जब डेवलप हो रहा होता है तो उसको प्रॉपरली होल्ड करने के लिए, कि ऑफ कोर्स वो बेबी धीरे धीरे ग्रो होगा, राइट, पहले सेल था, सेल से फिर वो फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फीटस बना, धीरे धीरे वो बेबी ग्रो करेगा, राइट, तो उसको होल्ड करने के लिए द कॉर्पस इजीली एनलार्जेस, ओके। यहाँ पर अगर मैं वापस से टॉप पर आता हूँ और पढ़ता हूँ, इट इज अ पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन विच इज होम फॉर अ डेवलपिंग जाइगोट, ठीक, आगे समझेंगे अब कैसे जाइगोट बनता है, कैसे ये एम्ब्रियो बनता है, ठीक है नहीं, ओके। Vagina, it is a canal which joins the cervix to the external portion of the body। ये देखो, ये रहा cervix, ये रहा vagina, और ये external portion है यहाँ पर, ठीक, तो cervix को vagina जो है external portion से जोड़ रहा होता है, ठीक। You can call it as a birth canal, जब birth होता है बेबी का। अब यार फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, हाउ डज दिस हैपन, मतलब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर ली, फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर ली। अब इसके बाद में हमको ये समझना पड़ेगा ना कि कैसे जो मेल जो बेसिकली स्पर्म्स हैं वो फ्यूज करेंगे विद द एग सेल एंड उसके बाद में बनने वाला है जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। चलो बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि द वजाइना रिसीव्स स्पर्म सेल्स ड्यूरिंग मीटिंग। ऑफ कोर्स जब मीटिंग हो रही होती ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो वजाइना होता है इट रिसीव्स दी स्पर्म सेल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपके स्पर्म सेल्स जो है वो एंटर करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि सिर्फ एक स्पर्म सेल नहीं आता, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्पर्म सेल आ रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया था। और उसमें से यार जो फिटेस्ट होता है, ठीक है, वही एग तक पहुंच पाता है। बाकी जो होते हैं अगर बीच में हो सकता है कि उनकी नरिशमेंट बीच में हो सकता है कि बेसिकली वो मर जाए, दे विल डाई, ठीक। तो जो एक सबसे पहले विनर जो है वो पहुंच सकता है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू फ्यूज विद द एग, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में स्पर्म्स आर कैरीड थ्रू सर्विक्स एंड देन एंटर द यूटेरस। उसके बाद में फिर यहाँ से स्पर्म जो है ऑफ कोर्स अपना एक रास्ता बनाएंगे, उनको एक रास्ता बनाना है कि वहां से कैसे भी करके जो है वो एग से फ्यूज कर पाए, ठीक है। तो क्या होने वाला है, स्पर्म्स आर कैरीड टू सर्विक्स एंड देन एंटर द यूटेरस, आफ्टर दैट दे एंटर द फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद में फिर वो इस फेलोपियन ट्यूब में जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक की कहानी बेसिक है। ऑल राइट, तो अभी हम बात करते हैं उसके बाद में क्या होता है। द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, ठीक है। ओवरी जो एग को रिलीज करती है यार, ऑफ कोर्स प्यूबर्टी ऐसा होता है ना कि एग्स प्रेजेंट तो होते हैं पहले से ही, लेकिन प्यूबर्टी हिट होने पर क्या होता है कि वो मैच्योर होने लगता है। मैंने अभी बात की थी ना, तो जब प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद में वो जो एग्स है वो मैच्योर होने लगता है, ठीक, बहुत बढ़िया। नाउ द एग दैट इज रिलीज बाय द ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, वो ओविडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जरा सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग क्या होने वाला है कि जो बहुत सारे स्पर्म सेल्स है वो ओवरी में वो बेसिकली एंटर करने वाले हैं वजाना के थ्रू, फिर यूटेरस में, देन आगे जाके, ठीक। मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स रेस टुवर्ड्स द एग। उनका मेन गोल क्या है ना, उनका मेन गोल ये है कि उनको जाके फ्यूज करना है एग से। अब भाई साहब एक नहीं दो नहीं, मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स हैं और डेस्टिनेशन सबकी एक है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो फ्यूज कर जाएगा। तो ऐसे ही होता है। वन स्पर्म सेल देन फ्यूजेस विद द एग, जो कि विनर होता है, जो कि क्या होता है, विजेता होता है, ठीक, वो जाके फ्यूज करता है, जो कि बनाता है जाइगोट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म फ्यूज कर रहा है फीमेल गैमीट यानी कि एग से और बना रहा है जाइगोट। तो अगेन ये बेसिक जो चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट एंड देन जाइगोट इज फॉर्म। मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज करेगा, ठीक है, तब बनेगा जाइगोट और वो होता है फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर हो रहा होता है, ओविडक्ट में, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में जो जाइगोट है यार वो टिश्यू में कन्वर्ट होता है, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक। ये जो जाइगोट है इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब सीधी सी बात है भाई, जाइगोट है पहले, उसके बाद में फिर जो एम्ब्रियो है धीरे धीरे फीटस में कन्वर्ट होता है, एंड देन दैट इज अ बेबी नाउ। वो अब एक बेबी का शेप ले रहा है, उसके हाथ आएंगे, पैर आएंगे ना, वो एक बेबी का शेप ले रहा है, राइट, एक ह्यूमन का शेप ले रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये होने वाला है कि जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, उसके बाद में फिर वो जाइगोट डिवाइड होता है देन टू फॉर्म एम्ब्रियो, ऑलराइट। अब यार अब ऐसा होता है कि जो इनर लाइनिंग होती है किसकी, यूटेरस की। इनर लाइनिंग, यहाँ पर यूटेरस लिखना रह गया था, मैं स्लाइड्स में करेक्ट करवा दूंगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जो यूटेरस की इनर लाइनिंग होती है ना, इट बेसिकली थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स नाउ। क्यों, क्योंकि अब ये रिसीव करने वाला है किसको, अब ये रिसीव करने वाला है एम्ब्रियो को, ठीक। बेसिकली द इनर लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन नरिश द एम्ब्रियो, ठीक है। ये लाइन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलराइट। क्योंकि अब देखो ये चीज़, अच्छा भैया एक तुम्हारी चीज़ में दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि यार ये नेचर है, ठीक है, और नेचर है बेसिकली, तो यहाँ पर हर महीने हो सकता है, हर महीने शायद जो यूटेरस है वो प्रिपेयर करता होगा अपने आप को कि एग आएगा या फिर एम्ब्रियो आएगा और यहाँ पर इम्प्लांट होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हर महीने ऑफ कोर्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी बेसिकली जो स्पर्म है वो फ्यूज करेगा और उसके बाद में एम्ब्रियो आने वाला है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना, हर मंथ ऐसा नहीं होता, राइट। तो जब हर मंथ ऐसा नहीं होता तो फिर जो एग है उसका क्या होता है, या फिर जो यूटेरस ने खुद को प्रिपेयर कर रखा है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, उसका क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे आगे, ठीक। वही होता है आपका मेंस्ट्रुएशन, दैट इज ओनली योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, एम्ब्रियो आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, The egg that is released by the ovary is present in the oviduct, ये चीज भी हो चुकी है ऑलरेडी, हमने बात कर ली। आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, जब वो बेसिकली जो एम्ब्रियो होता है ना वो इनर वॉल पे, इनर लाइनिंग पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक। वो इनर लाइनिंग में जो है इनर इसमें जो है वो इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद में स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा डेवलप्स, ठीक। जब वो इम्प्लांट हो जाता है तो एक स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा क्या करता है, ये देखो यहाँ पर डेवलप होता है बिटवीन द यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। तो जो यूटेरस की वॉल होती है और जो एम्ब्रियो होती है ना उसके बीच में डेवलप हो रहा होता है, और बहुत इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। हमने अभी देखा ना, तो वो वही चीज थी, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। काफी देर से बोल रहा हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा लड़खड़ाना स्वाभाविक सी बात है,
है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी तक क्या देख लिया हमने, जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, फिर जाके वो आया यूट्रस में, इनर लाइनिंग में इम्प्लांट हो गया, उसके बाद में प्लेसेंटा डेवलप हुआ, ठीक, और प्लेसेंटा इट डेवलप्स बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो। अब बेसिकली इस प्लेसेंटा का काम क्या है, एम्ब्रियो को यार जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है ना, एम्ब्रियो को जितना भी ये न्यूट्रिशन मिलता है वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ठीक, बहुत बढ़िया, क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ना। और ऐसी जब वो एम्ब्रियो जब ग्रो करेगा तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एक ठोस मजबूत एक सोर्स होना चाहिए उसके पास में कि उसको यहाँ से भैया न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जैसे ही वो इम्प्लांट होता है फिर प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है वहाँ पर, है ना, बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा। अच्छा, एम्ब्रियो की साइड पर ऑफ कोर्स एक साइड मदर साइड होगी, एक साइड एम्ब्रियो साइड होगी, है कि नहीं। एम्ब्रियो की साइड पर प्लेसेंटा हैज विलाय। क्यों, विलाय का क्या काम होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है ना, विलाय का क्या काम होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि भैया वो अच्छे से उसको न्यूट्रिशन दे पाए। दूसरी साइड पे एंड ब्लड स्पेसेस ऑन द मदर साइड, ठीक है, मदर साइड पे ब्लड स्पेसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो जरा, थ्रू द ब्लड इन द ब्लड स्पेसेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर पास टू द बेबी, वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू प्लेसेंटा। तो बेसिकली यार वो जो ब्लड स्पेसेस होती है ना, उससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो बेबी को दिया जाता है, क्योंकि अब बेबी है वो, राइट, अब एम्ब्रियो था, उसके बाद में धीरे धीरे बेबी है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फिर प्रेगनेंसी के सारे मंथ स्टार्ट होते हैं, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब वो एम्ब्रियो नहीं रहा, अब वो एक बेबी बन रहा है, ठीक है, अब वो एक ह्यूमन का फॉर्म ले रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहाँ पर मदर प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो साइड पर विलाया होता है, क्योंकि ऑफकोर्स सीधी सी बात है, अगर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो अच्छा खासा सरफेस एरिया है, बहुत बढ़िया। और प्लेसेंटा सिर्फ यही काम नहीं करता कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी प्लेसेंटा हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी जो प्लेसेंटा होता है ना वो हेल्प करता है, ठीक, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, सही है यार, सही है। तो ये हो गया आपका खत्म। अब यार बात हो चुकी हमारी कि कैसे स्पर्म सेल्स एग के साथ में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है, फिर वो फीटस बनता है। एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट तुमको बता दूं, मेंस्ट्रुएशन बताना रह गया था, देखो जरा। बेसिकली यार एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज अगेन अंडर योर चैप्टर एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यार यहाँ पर बहुत सारे एग्स होते हैं, राइट, ठीक, ये होते हैं, ये स्टार्टिंग से ही होते हैं, है ना। जैसे कि ऑफ कोर्स मेल्स में क्या होता है कि एक एज के बाद में स्पर्म सेल्स बन रहे होते हैं, ये स्टार्टिंग से ही होते हैं, लेकिन ये मैच्योर प्यूबर्टी हिट होने पर होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, एक, ठीक, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अच्छा, अब यार ऐसा होता है ना कि जब ये एक मैच्योर होता है ना, मान लो ये एक मैच्योर हो गया यहाँ पर, अब सीधी सी बात है, जब ये एक मैच्योर हो गया है तो इट विल एक्सपेक्ट समवन टू कम एंड फ्यूज विथ इट, है ना, क्योंकि नेचर ने ऐसे ही बनाया है, नेचर ने पूरे सिस्टम को ऐसे ही बनाया है कि भैया जब ये एक मैच्योर हो जाएगा तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा ये जो पूरा आपका पोर्शन है ये प्रिपेयर करेगा एक स्पर्म आने का, क्योंकि वो उससे फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद में यहाँ पर नीचे आएगा। लेकिन यार ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो रहा होता, राइट, सेक्सुअल इंटरकोर्स हर बार ही नहीं हो रहा होता, तो स्पर्म्स हर बार ही नहीं आ रहे होते, है ना, बहुत बढ़िया। अब जब स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं तो एक लिमिट होती है, ये मैच्योर होने के बाद में एक लिमिट होती है 28 दिन, 28 डेज। हम बोलते हैं ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी 28 डेज की होती है, 28 डेज टू 1 मंथ, एक रफ एस्टिमेट रहता है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब होता ये है कि यार जब ये मैच्योर हो जाता है, इसके बाद में क्या होना है, ये अब जिंदगी भर तो वेट नहीं करते रहेगा, तो क्या होता है कि ये रप्चर हो जाता है ना, ये रप्चर हो जाता है और इसके अंदर से म्यूकस जो होता है ना, ये देखो जरा, इसके अंदर से जो म्यूकस होता है ना, वो यहाँ से बाहर निकलने लगता है। बेसिकली मुझे अलग कलर से दिखाना चाहिए था, ये बाहर निकलने लगता है। आप सोचो जरा, बाहर निकलने लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर एग डेवलप होगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, फिर अगेन इट विल एक्सपेक्ट अ स्पर्म टू कम एंड फ्यूज विद इट, लेकिन वो नहीं आता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इसमें स्पर्म तो एक्सपेक्ट किया था, साथ ही साथ में यार ये पूरा यहाँ पर क्या हुआ था कि पूरी प्रिपरेशन हो रखी थी, यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन हो रखी थी, जो बेसिकली इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, राइट। तो यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन हो रखी थी, ये जो यूटरस की वॉल्स होती है ना, ये भी थिकन हो जाती है कि नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि स्पर्म आएगा, एग जब ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि स्पर्म आएगा, तो ये वॉल्स वगैरह भी थिकन हो जाती है। लेकिन जब वो नहीं आता है तो यहाँ से जो ये एग है रप्चर हो जाता है, साथ ही साथ में ब्लड के साथ में, यहाँ से ब्लड के साथ में जो है ये बाहर निकल रहा होता है, ठीक, एंड दिस इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, दिस इज मेंस्ट्रुएशन, और यही वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पूरी 28 दिन की।
ठीक है, बहुत बढ़िया। हेल्थ, अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है देखो जरा, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट, आज की डेट में समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि भाई साहब सीधी सी बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से तुमको क्या समझ में आ रहा है? तो तुमको समझ में आ रहा है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बस वही चीज है। ठीक है, बस वही चीज है। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जो कि नहीं फॉलो करता ये चीज को। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, पीपल शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑन द फॉलोइंग। बेसिकली यार देखो, इस चीज पर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज हम जनरली लैक करते हैं। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, जो कि बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लो तुम। देयर एग्जिस्ट मेनी कम्युनिकेबल डिजीजेस विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो है वो स्प्रेड हो रहे होते हैं फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। जैसे कि अब यहाँ पर भी देखो दो टाइप के हम देखते हैं, और जनरली जब एग्जाम में पूछा जाए बैक्टीरियल वायरल पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल के एग्जांपल दो, तो उसमें आता है गोनोरिया और साइफिलिस। और वायरल के केस में जो कि बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया से स्प्रेड होते हैं, और वायरल जो कि वायरस से स्प्रेड होते हैं। वायरल में आ जाएगा HIV या फिर वॉट्स। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, राइट। ये कैसे डिजीजेस है? ऑफ कोर्स सर, जो कि ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होते हैं, वो होते हैं STDs। इसमें हमने देख लिया बैक्टीरियल एंड वायरल। ओके, अच्छा, इसको प्रिवेंट, कुछ हद तक इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कैन प्रिवेंट दिस टू सम एक्सटेंट। ठीक, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, कॉन्डम क्या होता है आगे बात करेंगे उसके। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्या होते हैं भैया? कॉन्ट्रासेप्शन, अगर तुम्हें नाम नॉलेज है थोड़ा सा इस शब्द के बारे में, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो जरा, एनी अप्रोच used to prevent the conception of unwanted pregnancy refers to contraception। ऐसा कोई भी मेथड जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है वो एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, ऑलराइट। मेजर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर कैटेगराइज्ड एज बैरियर मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पर एक तो ये नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि आसान है अगर तुमने ये पढ़ा है तो। ठीक है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्या होते हैं? जो कि बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के तरीके। ठीक है, बैरियर मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहले बैरियर मेथड्स क्या होते हैं? बैरियर मेथड्स आर दी फिजिकल डिवाइसेस, या ऐसे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, बाय इनहिबिटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब जो स्पर्म सेल्स है, सीधी सी बात है कि अगर स्पर्म सेल्स एग के साथ में फ्यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो फॉर्मेशन होना ही है। ठीक, लेकिन अगर स्पर्म सेल्स को एग से मिलाया ही नहीं गया, ठीक, अगर उनका फ्यूजन ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में अगेन फर्दर आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो वही चीज को यहाँ पर दिखा गया है कि प्रिवेंट करना, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करना बाय रेस्ट्रिक्टिंग या फिर इनहिबिटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जैसे कि यूज ऑफ कॉन्डम्स, डायफ्राम्स या फिर सर्विकल कैप्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन फिजिकल डिवाइसेस का यूज करके जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स की। ठीक, सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं? दीज इंक्लूड वैस्केटॉमी। ठीक है, अच्छा, वैस्केटॉमी क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं वैस्केटॉमी। वैस्केटॉमी नाम से समझ में आ रहा है, वैस तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है वास डिफरेंस से। ठीक, देखो जरा, इट ब्लॉक्स द वास डिफरेंस टू प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट एंड ट्यूबोक्टमी। देखो, वैस्केटॉमी ब्लॉक्स वास डिफरेंस टू प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, ये चीज समझना कितना आसान है। ठीक है, उसके बाद में है ट्यूबेक्टोमी। इट व्हाट डज इट डू? इट ब्लॉक्स फेलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एग्स इन इट। ओके, इट प्रिवेंट्स द फेलोपियन ट्यूब, इट बेसिकली प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एग्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब। कैसे? ब्लॉक करके। ठीक है, तो यहाँ पर वैस्केटोमी हो गया, वास डिफरेंस ऑफ कोर्स, एंड ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक्स द फेलोपियन ट्यूब। ओके, इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। ऑफ कोर्स वास डिफरेंस की बात हो रही है तो मेल्स की बात होगी, और अगर फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है तो फीमेल्स की बात होगी। राइट है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने समझ लिया
कि फिजिकल मेथड्स भी होते हैं जब पर हम फिजिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, वो बेसिकली थे आपके बैरियर मेथड्स। ये सर्जिकल मेथड्स है, यहाँ पर सर्जिकल नाम से समझ में आ रहा है, राइट। ये क्या करते हैं, दिस इंक्लूड वेस्केटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। जैसे कि वेस्केटोमी में वास्ट डिफरेंस को भी ब्लॉक किया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो बाहर ना आ सके, ठीक। ट्यूबेक्टोमी में अगेन फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एग्स इन इट। बहुत बढ़िया। अब यार जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या होते हैं, अगेन नाम से समझ में आ रहा है। ये यार तुम कह सकते हो कि दे प्रिवेंट, केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड एनी हार्मोनल प्रिपरेशन दैट सर्व्स टू अल्टर द हार्मोनल बैलेंस टू प्रिवेंट एग मैच्योरेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें ऑफकोर्स केमिकल मेथड्स है तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी इंक्लूडेड जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करे, ठीक है, जो कि चेंज करे हार्मोनल बैलेंस को इन द बॉडी टू प्रिवेंट एग मैच्योरेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगेन ये एक और मेथड होगा जैसे कि ओरल या फिर वेजाइनल पिल्स जो होती है वो लेना, ठीक। बहुत बढ़िया। तो ये केमिकल मेथड हो गया। तो हमने बैरियर देख लिया, सर्जिकल देख लिया और केमिकल देख लिया। अगेन यार इसमें मैं तुमको वापस एक बार समझा रहा हूँ, केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा सा तुमको टफ लग रहा होगा तो इट इंक्लूड्स एनी हार्मोनल प्रिपरेशन दैट सर्व्स टू अल्टर द हार्मोनल बैलेंस। कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करते हैं हार्मोनल बैलेंस में जो कि प्रिवेंट करता है एग के मैच्योरेशन या फिर फर्टिलाइजेशन को, ठीक। उसे हम कह रहे होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल में आ गया केमिकल मेथड्स, एग्जाम्पल में आ गए ओरल एंड वेजाइनल पिल्स। इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस चैप्टर। अगेन दिस चैप्टर इज वन ऑफ द easiest चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। मैं मानता हूं कि हेरिडिटी इज टफ, मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही डीप बायोलॉजी में चले जाता है, बट दिस इज इजी, दिस इज काइंड ऑफ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ में इस चैप्टर की लैंग्वेज भी इजी है। चैप्टर के सारे जो प्रॉपर मटेरियल्स है वो तुमको, चैप्टर का जितना भी मटेरियल है वो सब तुमको नीचे देखने को मिल जाएगा। नोट्स मिल जाएंगे, डीपी भी मिल जाएगी, क्विज मिल जाएगी, सॉल्यूशंस जो है वो टेलीग्राम पर आएंगे। इसी के साथ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर सून गोइंग टू हिट 2 लाख सब्सक्राइबर्स, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ठीक है, गलती से भी मत भूलना। ऑलराइट, बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। और एक बार इस चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, बिकॉज ये जो तुमने अभी देख लिया है, पढ़ लिया है ना, ये एक बार एनसीईआरटी से कर लोगे ना तो चैप्टर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। बस, गुड बाय।